यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे, अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से लगे होंगे। आपकी तैयारी को और भी अच्छा करने के लिए अभी हम लोगों ने जो है वो एक एमसीक्यू सीरीज और साथ में रिवीजन सीरीज जो स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर अभी हम लोग जो पेपर नंबर 2 कॉमर्स का यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया था। जो अपना यूनिट नंबर 2 है, डेट इज अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, तो उसका रिवीजन हम लोगों ने शुरू किया था। चैप्टर वाइज रिवीजन हमने जो स्टार्ट किया था। ओके, पीवाईक्यू तो हम 21 सर से शुरू करने वाले हैं और साथ में जो इसके एक्स्ट्रा एमसीक्यूज है वो हम लोग कर रहे हैं साथ साथ, ठीक है ना। तो 2 दिन का अपना टाइम था। ओके, तो आज हम मतलब 17 और 18, तो 18 तारीख को आज हम इसको जो है वो पूरा का पूरा निपटाएंगे, ठीक है। तो अकाउंट्स के हमने टोटल मिला के 11 चैप्टर थे, तो उनको हम रिवाइज करेंगे। अभी तक हम 2 चैप्टर रिवाइज कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो थर्ड जो चैप्टर है, सॉरी, उसको हम लोग जो है वो करने वाले हैं रिवाइज, ठीक है। थर्ड जो चैप्टर है वो है पूरा का पूरा कंपनी अकाउंट्स का। काफी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर जो है वो पूरा कंपनी के बारे में सारा डेटा जो है हमने दिया था। फिर साथ में हमने पढ़ा था इश्यू शेयर के बारे में, फॉरफीचर के बारे में, री इश्यू के बारे में। फिर हमने जो है वो पढ़ा था रिकंस्ट्रक्शन के बारे में, जिसमें इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। फिर हमने पढ़ा था अमलगमेशन के बारे में, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, टेक ओवर, ये सब। फिर हमने जो है वो पढ़ा था इसमें प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन के बारे में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था इसमें लिक्विडेशन के बारे में। तो काफी बड़ा जो है वो टॉपिक था, ओके, और हर चीज निपटा दिया था। एक टॉपिक नहीं था इसमें, डेट इज अ होल्डिंग कंपनी, उसके लिए सेपरेट चैप्टर नंबर 4 जो हमने बनाया हुआ है। तो आज हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं, लगभग 8 से 10 लेक्चर हमने जो है वो कंपनी अकाउंट्स के ऊपर लगाए थे, ओके। तो उन 10 लेक्चर का काम हम लोग एक वीडियो के अंदर जो है वो करने वाले हैं रिवाइज। तो आज का जो वीडियो है वो सेपरेटली हमने जो है बनाया है किसके लिए, अपने चैप्टर नंबर 3 के लिए, जिसके अंदर हम जो है पूरा का पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग उस टॉपिक को जो है वो करने वाले हैं रिवाइज। थोड़ा फास्ट ट्रैक पे चलेंगे, ओके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, इसका मैं शुरू करूं, लेक्चर को स्टार्ट करूं उससे पहले एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवा दूं। अभी जो अपना अपकमिंग पेपर आने वाला है, ओके, जून 2025 में, ठीक है। 22 तारीख को एचपीएससी का पेपर है और 21 तारीख से अपने नेट का पेपर जो स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हमारे रिवीजन बैचेस जो है वो चल रहे हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे हम लोग जो है पूरा का पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें आपको आपके एग्जाम तक, ठीक है, आपको जो वो क्या मिलने वाला है, एक तो हर यूनिट का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलेगा। अगर किसी बच्चे को जो है उसका कोई यूनिट कमजोर है तो वो पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो लगा के कर सकता है। साथ में सेकंड नंबर पे आपको जो मिलेगा रिवीजन वीडियो दोनों तरीके से, चैप्टर वाइज भी मिलेगा, यूनिट वाइज भी। साथ में आपको मिलेंगे एमसीक्यूज, जिसके अंदर जो है एक्स्ट्रा एमसीक्यूज तो मिलेंगे, ठीक है। यूनिट वाइज एमसीक्यूज हो गया, ठीक है, कुछ आपके मिक्स हो गए, और साथ में जो पीवाईक्यू 2012 से लेकर के 2024 तक के सारे पीवाईक्यू हम लोग जो इसमें कवर कर रहे हैं। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से हर चीज जो वो आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी हमारा जो कोर्सेज है, हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो वहां पे हम लोग कोर्सेज को प्रोवाइड करवाते हैं, ओके जी। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने आज के इस टॉपिक का। टॉपिक का नाम था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, जिसके अंदर अपने को टॉपिक जो निपटाने वो है इश्यू शेयर का, फॉरफीचर का, री इश्यू का, लिक्विडेशन का, एक्विजिशन, मर्जर, अमलगमेशन, रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल, एक्सटर्नल दोनों, और होल्डिंग वाला चैप्टर नंबर 4 में करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक का आज। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कंपनी जो क्या होती है। तो कंपनी बेसिकली एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको क्रिएट किया गया लॉ के अंडर, ठीक है। उसकी सेपरेट जो है वो एंटिटी है विद परपेचुअल सक्सेशन एंड ए कॉमन सील। एसेंशियल कैरेक्टर क्या कहते हैं, सबसे पहले एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स है, बोलते शेयर होल्डर, दोनों अलग अलग है। दूसरा, परपेचुअल एग्जिस्टेंस होता है कि नए मेंबर के आने का, पुराने मेंबर के छोड़ के जाने का जो है वो कंपनी की एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कॉमन सील होती है। कॉमन सील जो है वो बेसिकली क्या होता है, ऑफिशियल सिग्नेचर होता है किसका, कंपनी का, ठीक है। और यहाँ पे जो सील होती है उसके पर कंपनी का जो नेम है वो एग्रेवेटेड होता है, ठीक है ना। नाउ विद द कंपनी, जब कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 है, तो उसके अंदर जो है पहले कंपल्सरी होता था कि हर कंपनी की कॉमन सील होगी, लेकिन अब जो है इस कंपल्शन को क्या कर दिया, दूर कर दिया। कमिंग टू द फोर्स, द कॉमन सील इज नो मोर मैंडेटरी। आगे फिर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के जो शेयर है ऑलमोस्ट प्राइवेट को छोड़ के पब्लिक कंपनी के जो शेयर वो क्या होता है, ट्रांसफरेबल होते हैं। दूसरा, सेपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप, कंपनी को बनाने वाले लोग अलग होते हैं, कंपनी को चलाने वाले लोग जो वो क्या अलग रहेंगे। काइंड ऑफ कंपनी में हमने पढ़ा था सबसे पहले अनलिमिटेड कंपनी। एक अनलिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसके अंदर जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ऐसी कंपनी जिसके अंदर मेंबर जो है वो क्या करता है, गारंटी प्रोवाइड करता है, ओके, और जितनी मेंबर ने गारंटी दी है वहां तक उस मेंबर की लायबिलिटी रहने वाली है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यहाँ पे जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है, स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर हेल्ड बाय ईच मेंबर, ठीक है। अब इसके अंदर आपकी प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी, ये सब आती है। प्राइवेट कंपनी की अगर बात करते हैं तो प्राइवेट कंपनी कोई भी एक ऐसी कंपनी जो क्या करती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, जो अपने आर्टिकल के माध्यम से क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है राइट टू द ट्रांसफर शेयर, और लिमिट करती है द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू द 200, और प्रोहिबिट करती है कि जो प्राइवेट कंपनी है वो
कभी भी आईपीओ नहीं ला सकती है, ठीक है। और हर प्राइवेट कंपनी के एंड में जो है वो क्या होगा, उसके नाम के एंड में जो है वो प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होना क्या है, कंपलसरी है। ऐसी कंपनी को बोलते हैं क्या, प्राइवेट। और पब्लिक कंपनी वो है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्या था, नंबर ऑफ मेंबर। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, और पब्लिक कंपनी में मिनिमम जो है वो 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। इन्विटेशन टू पब्लिक, प्राइवेट कंपनी जो है आईपीओ नहीं जारी कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी आईपीओ जारी कर सकती है। ट्रांसफर ऑफ द शेयर, प्राइवेट कंपनी जो है उसके शेयर के ट्रांसफर के ऊपर क्या होती है, रिस्ट्रिक्शन होती है, जबकि पब्लिक कंपनी पे ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, प्राइवेट कंपनी को अपने आर्टिकल्स को प्रिपेयर करना जो है वो क्या होता है, मैंडेटरी, लेकिन पब्लिक कंपनी के लिए ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे तो मैंडेटरी है कि आप बना लो, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी बनाओगे तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। क्यों आपके ऊपर जो है वो कंपनी एक्ट 2013 के टेबल एफ के शेड्यूल 1 का जो प्रोविजन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे, ठीक है। नंबर डायरेक्टर, प्राइवेट कंपनी में कम से कम जो है वो 2 डायरेक्टर होने चाहिए और पब्लिक में कम से कम 3। फिर यूज ऑफ वर्ड लिमिटेड, तो प्राइवेट कंपनी के लिए कंपल्सरी है कि वो अपने नाम के एंड में जो है वो क्या करेगी, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जो है वो लगाएगी, और जो पब्लिक कंपनी है वो अपने नाम के पीछे जो है क्या लगाएगी, ओनली लिमिटेड वर्ड जो है वो लगाएगी। इसके अलावा एक होता है ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी, जिसके अंदर जो है वो एक ही पर्सन जो है वो क्या कहते हैं, कंपनी को फॉर्मेट करता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ओनली 1 नेचुरल पर्सन जो सिटीजन है इंडिया का वो मेंबर बन सकता है ओपीसी का, ठीक है। जो ओपीसी बनाया जाएगा बिजनेस पर्पज के लिए होगा। इसमें मिनिमम 1 और मैक्सिमम 15 जो है वो क्या होंगे, डायरेक्टर, लेकिन जो शेयर होल्डर वो क्या रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है जी। इसके बाद में है जी फिर आपका ओपीसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट कैश फ्लो स्टेटमेंट, ओपीसी को जो है वो सीएफएस बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओपीसी कैन फॉर्म ओनली 1 पर्सन जो है वो एक ही ओपीसी को फॉर्म कर सकता है। एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है 3 साल का वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर वो उससे ऊपर है तो फिर आपको प्राइवेट कंपनी में जो है वो कन्वर्ट कर दिया जाएगा। अब फिर हमने पढ़ा शेयर क्या होता है, कंपनी की जो कैपिटल है उसको हम डिवाइड करते हैं, कंपनी की जो कैपिटल है उसको जो है वो डिवाइड किया जाता है इनटू लार्ज नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जिसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, शेयर। शेयर के नाम पे हम जो है सेक्शन 43 जो कंपनी एक्ट का वो बोलता है कि शेयर 2 तरीके के होंगे, एक होगा प्रेफरेंस और एक क्या होगा, इक्विटी। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर है जिनको जो है वो 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं, एक है जब डिविडेंड रिसीव होगा तो इनको जो पहले मिलेगा इक्विटी से, और जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो उस टाइम पे जब रीपेमेंट की बारी आएगी तो इक्विटी से पहले इनको रीपे किया जाएगा। अब टाइप ऑफ प्रेफरेंस में एक होता है क्यूमुलेटिव, एक है नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जो जिन पे डिविडेंड जो है वो क्या होता रहेगा, अगर मान लो किसी साल पे नहीं किया तो वो क्यूमुलेट होता रहेगा, और जिस साल कंपनी के पास प्रॉफिट होंगे तो कंपनी इकट्ठा डिविडेंड जो है डिक्लेयर कर देगी। और नॉन क्यूमुलेटिव में जो है वो हर साल का जो डिविडेंड है वो इकट्ठा नहीं होता, ठीक है। एक है पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको जो 2 जगह पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक तो ये, अगर मान लो कंपनी ने इस साल जो है वो डिविडेंड का पेमेंट कर दिया, पेमेंट और इक्विटी वालों को पे कर दिया, उसके बाद अगर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के पास में जो है वो क्या, इनके पास में राइट होता है कि ये कंपनी के एक्स्ट्रा प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जब कंपनी जो है वो क्या होती है, दिवालिया हो रही है या वाइंड अप हो रही है, तो उस टाइम पे सबका पेमेंट करने के बाद अगर मान लो कंपनी के पास में कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट बच गया तो उसके अंदर भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 2 इनके पास में राइट होता है, इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग। और नॉन पार्टिसिपेटिंग जिनके पास में ये राइट नहीं होता। रिडीमेबल, इरिडीमेबल, जनरली आज की डेट में अगर बात करें तो प्रेफरेंस शेयर अपने इंडिया के अंदर जो है वो कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी नहीं कर सकती है। मैक्सिमम जो प्रेफरेंस शेयर होगा उनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो कितना रहेगा, 20 साल। हाँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है वो 30 साल के लिए जो प्रेफरेंस शेयर जारी कर सकती है, ठीक है। वैसे इरिडीमेबल क्या होते हैं, जिनको मतलब कंपनी अगर कोई इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जारी करती है तो उनका रिडम्पशन जो है वो ओनली कब होगा, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ही होगा, ठीक है। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल क्या है, कन्वर्टेबल वो होते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो है जो कुछ समय के बाद में इक्विटी के अंदर क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे ऑप्शन के बेस पर, ठीक है। और नॉन कन्वर्टेबल जिनके पास ऐसा ऑप्शन नहीं होता। फिर इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर। इक्विटी शेयर वो होता है विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर, इन अदर वर्ड्स इट इज नो प्रायोरिटी, इनको कोई प्रायोरिटी नहीं है एज टू द पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रिफंड टू द कैपिटल ऑन द वाइंड अप, ठीक है। दे आर नॉर्मली रिस्क बियरिंग शेयर, ठीक है। अब शेयर कैपिटल की अगर बात करते हैं तो शेयर कैपिटल का मतलब है जो कैपिटल रेज किया कंपनी ने बाय द इश्यू ऑफ शेयर। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या होती है, ये वो अमाउंट है शेयर का डेट इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है फॉर विच ए कंपनी इज ऑथराइज्ड टू इशू शेयर ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इसके बाद आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल का मतलब इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। रिमेनिंग पार्ट जो होता है ऑथराइज्ड कैपिटल का उसको बोलते हैं हम लोग क्या, अनइशूड कैपिटल। फिर सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब इशूड का वो पार्ट जो पब्लिक ने क्या किया, सब्सक्राइब किया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सब्सक्राइब। ये 2 तरह के होते हैं, एक है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। फिर कोल्ड अप कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी ने या डायरेक्टर ने जो वो क्या किया, कोल्ड अप किया। पेड अप जो शेयर होल्डर ने एक्चुअल में क्या किया, पे किया। और रिजर्व कैपिटल वो होती है शेयर कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी जो है वो रिजर्व कर लेती है और कंपनी अब इसको अनकॉल्ड, मतलब ये अनकॉल्ड कैपिटल होती है जिसको जो है वो एट द इवेंट ऑफ द वाइंड अप जो है वो कॉल्ड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डिफरेंस देखिए रिजर्व कैपिटल में, कैपिटल रिजर्व में। रिजर्व कैपिटल जो है वो क्या, ये कैपिटल का एक पोर्शन होता है जिसको कंपनी वाइंड अप के टाइम पे जो है वो क्या करती है, मांगेगी, ओके। और कैपिटल रिजर्व बेसिकली क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो कंपनी को अगर कोई भी कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो कंपनी उस कैपिटल प्रॉफिट को ट्रांसफर करती है एक रिजर्व में जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल रिजर्व। नेसेसिटी, रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपका कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो उसको कैपिटल रिजर्व में डालना जो मैंडेटरी है। रिजोल्यूशन,
रिजर्व कैपिटल के रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो आपका रिजर्व कैपिटल अगर आप मेंटेन करते हो तो आपको रिजोल्यूशन जो है पास करना पड़ेगा। ओके, लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए आपको रिजोल्यूशन को पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रियलाइज और नॉट रियलाइज, तो जो आपका रिजर्व कैपिटल है ये आपकी क्या अनरियलाइज होती है। ठीक है, ये पैसा कब मिलेगा जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, और जो आपका कैपिटल रिजर्व है ना ये क्या है, ये रियलाइज होता है। ठीक है, डिस्क्लोजर इट इज नॉट शोन इन द कंपनी बैलेंस शीट, और जबकि बात करें अगर रिजर्व कैपिटल रिजर्व का तो इसको शो करते हैं कंपनी बैलेंस शीट में सरप्लस एंड रिजर्व कॉलम में। टाइम व्हेन इट कैन बी यूज, तो जो रिजर्व कैपिटल उसको हम यूज करते हैं ओनली एट दैट इवेंट ऑफ द वाइंड अप, और जो आपकी कैपिटल रिजर्व है इसको हम लोग जो वो क्या करते हैं यूज करते हैं टू राइट ऑफ द कैपिटल लॉसेस और टू डिक्लेयर ए शेयर बोनस एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। इसके बाद फिर आएगा इशू ऑफ शेयर। कंपनी जो है वो शेयर को इशू कर सकती है कैश में या अदर देन कैश में। अदर देन कैश के अंदर जो है वो कंपनी क्या करेगी, अगर किसी एसेट को बाय कर रही है तो बदले में पेमेंट कर देगी, बदले में जो है पेमेंट की बजाय कैश के बजाय जो है वो क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी। या कई बार कंपनी की जो कोई लाइबिलिटी जो है वो क्या है, ड्यू है, तो कंपनी जो है वो कैश में पेमेंट करने की बजाय क्या करेगी, शेयर इशू कर देगी। ठीक है, और कैश में जो है वो किया जाएगा या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से, या एम्प्लॉइज को भी दे सकते हैं सिक्योरिटी या इसोप के माध्यम से, और एक होता है पब्लिक इशू। ठीक है, तो सबसे पहले इशू ऑफ शेयर देखो एक बार के लिए, इशू ऑफ शेयर चलिए, इशू शेयर जो है वो बाय कैश के अंदर जो है हो सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से भी और पब्लिक सब्सक्रिप्शन के माध्यम से भी, और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश भी हो सकता है। सबसे पहले प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। ठीक है, तो बोलता है सेक्शन 42 जो है कंपनी 2013 का, वो बोलता है कंपनी जो है अगर वो चाहे तो वो शेयर इशू कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे। अगर एक कंपनी जो है इतनी कॉन्फिडेंट होती है कि वो प्राइवेट सोर्सेज से या प्राइवेट कॉन्टैक्ट से अगर पैसा रेज कर लेगी, तो कंपनी पब्लिक में ना जाके प्राइवेट सोर्सेज से जो मतलब प्राइवेट प्लेसमेंट करके जो वो शेयर इशू कर अपना कैपिटल रेज कर लेती है। ठीक है, यहाँ पे कंपनी जो वो क्या करती है, अपने शेयर जो है वो देती है किसको, प्रोमोटर हो गया, उनके फ्रेंड हो गए, रिलेटिव हो गए, शेयर होल्डर ऑफ द ग्रुप कंपनी, म्यूचुअल फंड हो गए, एनआरआई हो गए, इनको जारी करके जो है कंपनी क्या करती है, पैसा रेज करती है। ठीक है, अब जब कंपनी आईपीओ नहीं जारी करी है तो प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस जो जारी करना पड़ेगा। ठीक है, और यहां से जो शेयर आएंगे वो कम से कम अगर प्राइवेट प्लेसमेंट किया गया तो वो उन शेयर को जिन लोगों का अलॉट किया गया उनका कम से कम जो वो 3 साल का जो लॉक इन पीरियड रहेगा, मतलब 3 साल से पहले वो लोग जो वो अपने शेयर को बेच नहीं सकते। फिर था स्वेट इक्विटी। सेक्शन 54 जो है कंपनी एक्ट का, वो बोलता है कि एक कंपनी अगर चाहे तो अपने एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉइज हैं या जो डायरेक्टर है उनको जो है वो फ्री के अंदर या फिर मतलब कंसेशनल प्राइस पे जो है वो कंपनी शेयर इशू कर सकती है, उसको बोलता है स्वेट इक्विटी शेयर। तो स्वेट इक्विटी शेयर का मतलब है वो इक्विटी शेयर जो इशू किया जाता है कंपनी के द्वारा किसको, एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर को एट ए डिस्काउंट और फॉर कंसेशन अदर देन कैश फॉर प्रोवाइडिंग नो हाउ और मेकिंग अवेलेबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब अगर मान लो आपने अपने डायरेक्टर को जो है वो स्वेट इक्विटी शेयर जारी करे तो उनका जो कम से कम 3 साल तक जो उनका क्या रहेगा, मिनिमम लॉक इन पीरियड रहेगा। फिर एक होता है इसोप। इसोप बोलते हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। इसोप की अगर बात करते हैं तो ये भी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को जो वो शेयर जारी करती है। ठीक है, अंडर स्कीम ऑफ द इसोप, और उसके लिए कंपनी क्या करेगी, पहले एसआर जो है क्या करेगी, पास करेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या, ये जो इसोप होता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, तो ये वॉलंटरी है, ऑप्शन दिया गया तो वॉलंटरी है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एम्प्लॉय इसोप के माध्यम से जो है वो क्या करता है, शेयर को अगर परचेस करता है तो उन शेयर को जो है उनका कम से कम 1 साल का जो मिनिमम लॉक इन पीरियड रहेगा। 1 साल से पहले उन शेयर को वो सेल नहीं कर सकता। कंडीशन क्या है, दे शुड जो भी इसोप में जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे एम्प्लॉइज को तो वो सेम क्लास ऑफ शेयर होंगे जो ऑलरेडी कंपनी ने इशू कर रखे हैं। दूसरा, एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की क्या है, नीड है। रिजोल्यूशन में स्पेसिफाई किया जाएगा नंबर ऑफ शेयर, करंट मार्केट प्राइस एंड द एक्सेस प्राइस एंड द क्लास ऑफ द डायरेक्टर और एम्प्लॉय टू हुम सच इक्विटी शेयर आर ऑफर्ड एट द डेट ऑफ सच ऑफर नॉट लेस देन 1 ईयर मस्ट हैव बीन इलैप्स। ठीक है, कि कंपनी को जो है अपना काम शुरू हुए कम से कम 1 साल हो गया हो, एंड द शेयर मस्ट बी इशू इन अकॉर्डेंस विद द सेबी रेगुलेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं इसको जो है, मतलब कंपनी एम्प्लॉय को स्टॉक ऑप्शन प्लान क्यों देती है, सो दैट एम्प्लॉय जो है वो इंस्पायर है। ठीक है, और उनको भी ये लगे कि यार हमारा भी पार्टिसिपेशन है किसमें, कंपनी में। दूसरा, लॉन्ग टर्म वेल्थ को क्रिएट करना होता है, एंड इसोप इज अ मींस टू अट्रैक्ट, रिटेन एंड मोटिवेट द गुड एंड एफिशिएंट एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। इसके बाद है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। तो इसके अंदर जो है कंपनी क्या करेगी, पहले प्रोस्पेक्टस जारी करेगी, फिर प्रोस्पेक्टस जारी करके कंपनी के पास में क्या आएगी, एप्लीकेशन आएगी, फिर एप्लीकेशन के बेस पर कंपनी जो है वो क्या करेगी, अलॉटमेंट करेगी, और फिर क्या करेगी, कॉल्स करेगी। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 जो है उसमें प्रिस्क्राइब किया गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन। हाउएवर सेबी जो है वो ये बोलता है कि अगर कोई कंपनी शेयर जारी करती है तो कम से कम 90% जो है वो क्या होना चाहिए, 90% जो है मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो विद इन 30 डेज में जो है वो मिल जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ द इशू ऑफ द प्रोस्पेक्टस। इफ द कंपनी फेल, अगर कंपनी ऐसा करने में फेल होगी टू रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन द सेट पीरियड, द कंपनी कैन नॉट प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड द एंटायर एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा
अगले 15 दिन में, ठीक है। और अगर कंपनी लेट करती है तो फिर 15% पर एनएम के हिसाब से जो वो डिलेड पीरियड का क्या लगेगा, ब्याज भी पे करना पड़ेगा। फिर होता है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस इंकर्ड किए जाते हैं एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, उनको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। इनमें क्या क्या आएगा, एक्सपेंस इंकर्ड ऑन द प्रिपरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ द वेरियस डॉक्यूमेंट, या स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस अगर आपने कोई पे किया, या ड्यूटी पेबल ऑन द ऑथराइज कैपिटल, या कॉस्ट ऑफ प्रिलिमिनरी बुक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब जो है वो क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है, ठीक है, वो बोलता है कि जिस साल प्रिलिमिनरी एक्सपेंस एक्चुअल में इंकर्ड होते हैं तो वेरी फर्स्ट ईयर आप इनको जो क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो बोलता है as per AS 26 preliminary expense are to be written off in the year in which they are incurred. They should be written off from the security premium reserve account and in the absence तो उनको जो है वो राइट ऑफ करेंगे कहां पे, आपके स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से, ठीक है जी। फिर एंट्री जो क्या होगा, सबसे पहले जो होगा एप्लीकेशन में रिसीव होगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर शेयर एप्लीकेशन का पैसे को डालेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कई बार अगर मान लो एक्सेस अपने पास में जो वो क्या जाएगा, एप्लीकेशन आ जाएगा, तो फिर जो एक्सेस पैसा उसको अपने को रिफंड करना पड़ेगा, तो एंट्री जो होती है वो क्या, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अलॉटमेंट करेंगे तो पहले अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर कॉल करेंगे तो कॉल को पहले ड्यू करते हैं और फिर पैसा रिसीव होगा, तो पहले एंट्री होगा शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। अगर फुली पेड अप शेयर जो है वो प्रोमोटर को अगर जारी कर दें उनकी सर्विस के बदले में, तो एंट्री क्या होती है, इन कॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं, यस, शेयर को डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते बट शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकते हैं। तो बोलता है सेक्शन 52 जो है ना वो ये बोलता है जब एक कंपनी शेयर को इशू करते हैं एट ए प्राइस विच इज अबव इट्स फेस वैल्यू, तो उसको बोलते हैं शेयर को इशू किया गया किस पे, प्रीमियम पे। जो भी प्रीमियम रिसीव होगा आपको शेयर को प्रीमियम पे इशू करने पर जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिलेगा ना, वो पैसा जो है वो क्या, वो कैपिटल प्रॉफिट है, ठीक है, और ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं है। और अगर वो कैपिटल प्रॉफिट है तो उसको एक सेपरेट अकाउंट बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट के अंदर हम लोग जो वो क्या करेंगे, डालेंगे। अब एक वर्ड है सिक्योरिटी प्रीमियम और एक है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो देखो इन दोनों में फर्क नहीं है कोई भी, बस क्या है कि लिखने का फर्क है। अब वो कैसे है, बोलता है सेक्शन 52 जो है कंपनी एक्ट का, वो बोलता है कि प्रीमियम का जो भी पैसा रिसीव होगा ना, आप उसको डालेंगे किसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में, ठीक है। ये बोलता है कौन, कंपनी एक्ट। और जो शेड्यूल 3 है कंपनी एक्ट का, वो ये बोलता है कि इसको डाला जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो ओनली एंड ओनली अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत जो है वो क्या फर्क है। अब क्वेश्चन ये है, जो भी पैसा आपको जो है वो क्या हुआ, रिसीव हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम का, उस सिक्योरिटी प्रीमियम के अमाउंट को आप लोग जो है कहां पे यूटिलाइज कर सकते हो, तो इसको प्रीमियम एक्सपेंस का पेमेंट करने में हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब इनको राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी एक्सपेंस, कमीशन और डिस्काउंट अलाउ ऑन इश्यू ऑफ शेयर या डिवेंचर ऑफ द कंपनी, इसको राइट ऑफ करने में हम यूज कर सकते हैं। फॉर इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर, इसके लिए कर सकते हैं। फॉर प्रोवाइडिंग फॉर द प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर या बायबैक ऑफ इट्स ओन शेयर, इन सब के लिए हम प्रीमियम के पैसे को यूज कर सकते हैं। एंट्री क्या होगा, देखो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन का अमाउंट जो रिसीव होगा। अगर आपको प्रीमियम जो है एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इफ द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज रिसीव अलोंग विद द अलॉटमेंट मनी, तो एंट्री जो क्या होगा, पहले ड्यू होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और फिर पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फिर क्वेश्चन है, क्या शेयर को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, तो एज पर सेक्शन 53 ये बोलता है कि कंपनी जो अपने शेयर को जो डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो क्या, सर्टिफिकेट शेयर जो कंपनी एम्प्लॉय को इशू करते हैं ना, उसको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। या अगर कोई भी डायरेक्टर को शेयर इशू करे इन ल्यू ऑफ देयर सर्विस, तो उनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। आम पब्लिक को कोई भी कंपनी जो है वो डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। फिर अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब जो है वो क्या होता है, कई बार जितने शेयर आपने जो है वो क्या करे हैं, इशू किए, पब्लिक जो है कम शेयर जो है वो क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद में है फिर आपका इशू ऑफ शेयर फॉर कंसेशन अदर देन कैश। तो यहां पे कंपनी जो क्या करती है, कई बार एसेट को परचेस करेगी और पेमेंट जो है वो कैश में करने बजाय क्या करेगी, शेयर जारी कर देगी। तो अगर कोई कंपनी एसेट को परचेस करती है तो एंट्री क्या होगा, सन्ट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। फिर शेयर को इशू किया जाएगा वेंडर को, एंट्री होगा वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर शेयर को इशू किया गया प्रीमियम पे तो एंट्री क्या होगा, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कॉलिंग एरियज क्या होता है, कई बार क्या होता है कि आपने जो है वो क्या किया, कॉल किया, और कुछ शेयर होल्डर ने जो है वो क्या कॉल का पैसा आपको जो है वो नहीं दिया, तो जो अमाउंट कॉल का आपने ड्यू तो कर दिया लेकिन अभी आपको रिसीव नहीं हुआ, उसको बोलता है कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। अब कॉल इन एरियर का दो ट्रीटमेंट है, या तो विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर या विद ओपनिंग। अगर आप विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर कर रहे हैं तो आपको जो है कोई ड्यू जो है मतलब उसको जो है वो ड्यू करने की जरूरत नहीं है, जिस टाइम पे रिसीव होगा एक ही सिंगल एंट्री कर दिया जाएगा। और अगर आप जो है कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर वहां पे जो है कॉल इन एरियर अकाउंट को जो है पहले क्रेडिट किया डेबिट किया जाएगा। अब देखो कैसे, जैसे यहां ये देखो विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर, तो पहले आपने जो क्या किया, फर्स्ट कॉल किया, ठीक है, तो आपने पहले ड्यू किया
तो एंट्री क्या किया, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर 20,000 में से आपको 19,000 रिसीव हुआ तो 1,000 पे क्या है, कॉलन एरियर है। तो एंट्री क्या, फिर अगला एंट्री क्या किया, ऑन रिसीप्ट ऑफ फर्स्ट कॉल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 19। और फिर जब फाइनल कॉल आपने 30,000 की जो वो क्या किया, आपने ड्यू किया शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर पैसा जो है वो क्या हुआ, रिसीव हुआ। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 31,000 टू शेयर फाइनल कॉल एंड टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितना 1,000। तो यहां पे आपने जो है वो अलग से कोई कॉलन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं किया। लेकिन अगर आप कॉलन एरियर अकाउंट को ओपन करते हो तो फिर क्या होगा, देखो जब फर्स्ट कॉल को ड्यू करोगे तो एंट्री वही सेम होगा, क्या, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर जब फर्स्ट कॉल रिसीव होगी तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट, अब मिले कितना 19,000। अब 1,000 रुपए जो है उसके लिए कॉलन एरियर अकाउंट को जो ओपन किया जाएगा तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट 19,000, कॉलन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फिर जब आप क्या करोगे, फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो वही एंट्री होगा, पहले शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फिर पैसा रिसीव होगा बैंक अकाउंट डेबिट कितना 31,000 टू शेयर फाइनल कॉल एंड टू कॉल इन एरियर अकाउंट, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कॉलिंग एरियर, तो अगर मान लो कभी भी ऐसा है कि लेट हो गया, ठीक है, तो हम जो है वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जो रहेगा वो कितना रहेगा 10%। फिर कॉल पेड इन एडवांस, कई बार क्या होता है कुछ शेयर होल्डर जो है वो ये बोलते हैं यार बारी बारी पेमेंट करने के बजाय एक काम करो, एक साथ हमारा पैसा ले लो। तो अगर मान लो अलॉटमेंट के टाइम पे जो है वो शेयर होल्डर ने जो क्या कर दिया, कॉल का पैसा एडवांस के अंदर अगर आपको दे दिया तो उसको बोलते हैं कॉल पेड इन एडवांस, ठीक है। एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल पेड इन एडवांस। अब जो आपको एडवांस में पेमेंट आ गया ना, तो ये आपके लिए अभी फिलहाल क्या है, लायबिलिटी है, ठीक है। तो आप इसको जो है वो क्या करोगे, लायबिलिटी साइड लिखोगे, कॉल एडवांस अकाउंट को शो किया जाएगा टू ऑन द इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट अंडर द मेन हेड क्या, करंट लायबिलिटी एंड सब हेड अदर करंट लायबिलिटी, ठीक है। अब मेन बात जो है क्या क्या कॉल जो एडवांस अगर आपको रिसीव हुआ, क्या उसके ऊपर जो है वो आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा, यस आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितना, जितना आर्टिकल में लिख रखा है, या ये मैक्सिमम जो है वो कितना होगा 12%, ठीक है। फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, कई बार क्या होता है कंपनी जितने शेयर जारी करती है तो पब्लिक उससे ज्यादा शेयर जो क्या करती है, अप्लाई करती है, इस केस में होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के अंदर हम लोग जो वो शेयर को अलॉट करते हैं प्रोराटा बेसिस पे। तो बोलता है एज पर द कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर मोर देन द ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल हैव टू अलॉट शेयर ऑन द प्रोराटा बेसिस, ठीक है। तो ये देख लेना। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट When there are more applicant who are not allotted any share, तो जब वो लोग जिनको हमने शेयर अलॉट नहीं किए तो उनको पैसा वापस करेंगे, तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। When some applicant are allotted smaller number of share, तो एक्सेस अमाउंट जो रिसीव होगा ना एप्लीकेशन पे उसको यूटिलाइज करेंगे टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो एंट्री क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। कई बार क्या एक्सेस पैसा होगा तो उसको हम क्या करेंगे, तो फिर उसको जो है वो हम क्या करेंगे, वापस करेंगे, ठीक है। अब दो ऑप्शन यहां पे आते हैं कि अगर आपको एक्सेस मनी रिसीव हो गया जिसको आपने अलॉटमेंट में तो एडजस्ट कर लिया, अब अभी भी फालतू पड़ा है तो अब उसको क्या करें, ठीक है। तो या तो आप उसको वापस करेंगे या उसको कॉल में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे जो क्या, अगर सरप्लस एप्लीकेशन मनी आपको रिसीव हो गया, ठीक है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, तो एक ऑप्शन तो क्या है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम क्या करेंगे, उसको सिर्फ अलॉटमेंट तक एडजस्ट करेंगे और बाकी अमाउंट फिर भी अगर कोई एक्सेस पड़ा है तो उसको रिफंड कर देंगे। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली स्टेट कर दे दैट सरप्लस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करेंगे टुवर्ड्स अलॉटमेंट कॉल, तो वो जो फालतू पैसा होगा ना उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, अगर फिर भी फालतू पड़ा उसको कॉल में करेंगे, और फिर भी फालतू रह गया तो फिर उसको जो हम क्या कर देंगे, वापिस कर देंगे, ठीक है। फिर ओपनिंग ऑफ द जॉइंट एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, कई बार क्या होता है कि एक साथ ही पैसा मिलता है एप्लीकेशन अलॉटमेंट का, तो उसके लिए एंट्री क्या होगा, सिंपल एक अकाउंट ओपन किया जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, और फिर शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा एक्सपेंशन ऑफ कैपिटल को एक्सपेंड करने के 3 मेथड है। सबसे पहला इश्यू ऑफ राइट शेयर, एग्जिस्टिंग जो शेयर होल्डर है उन्हीं को हम लोग कई बार क्या उनको प्री एम्प्टिव राइट देते हैं कि हम लोग जो वो नए शेयर हमने जारी करने हैं, तो पहले हम ऑप्शन आपको देते हैं कि आप अगर चाहे तो आप इनको परचेस कर सकते हो, उसको बोलते हैं एक्जिस्टिंग शेयर होल्डर को क्या देना, राइट देना शेयर सब्सक्राइब करने का, उसको बोलते हैं राइट शेयर, ठीक है। तो बोलता है एवरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी whenever it propose to increase its subscribed capital shall be required to offer those share to the existing shareholder of the equity share in their existing proportion, ठीक है। और ये शेयर जनरली जो है वो क्या किस प्राइस पे, तो मार्केट प्राइस में तो उसको राइट प्राइस बोलते हैं, जनरली मार्केट रेट से थोड़ा सा क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है कैपिटल रेज करने का वो क्या, आईपीओ, कंपनी जो पब्लिक में जाके इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी करके कर सकते हैं। और एक है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इज वन इन विच एंटायर अलॉटमेंट इज मेड टू द प्री आइडेंटिफाई पीपल, एंटायर अलॉटमेंट जो है वो प्री आइडेंटिफाई लोगों को जो वो कर दी जाती है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड प्राइस पे, उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, ठीक है। जब प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया जाएगा तो वो जो आपने जैसे एक तरीके का प्राइवेट प्लेसमेंट है तो कम से कम 3 साल का लॉक इन पीरियड वहां पे रहने वाला है। फिर होता है बाईबैक का मतलब होता है परचेज करना अपने खुद के शेयर बाय द कंपनी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाईबैक। सोर्सेज क्या बाईबैक का, सबसे पहला कंपनी जो है वो बाईबैक कर सकती है अपने फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से, या प्रोसीड ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी से। किससे बाईबैक करेंगे, एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर से करेंगे, या ओपन मार्केट से, या फ्रॉम ओल्ड होल्डर से, या एम्प्लॉई से,
ठीक है। फिर फोरफीचर, कई बार क्या होता है कंपनी ने शेयर इशू किए, फिर अलॉट आपने जो है वो अप्लाई किया था, आपको शेयर अलॉट हो गए, अब आपने एप्लीकेशन का या अलॉटमेंट का अमाउंट तो पे कर दिया, लेकिन कॉल का अमाउंट जो है पे नहीं किया, कंपनी ने कॉल ड्यू किया, आपने पे नहीं किया, तो कंपनी एक समय के बाद में आपके शेयर को जो क्या करेगी, जब्त कर लेगी, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोरफीचर। तो कंपनी जब फोरफीचर करती है तो उस टाइम पे शेयर कैपिटल जो कि क्रेडिट थी, कंपनी उस कैपिटल को क्या कर देगी, खत्म कर देगी, करेगी, तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं जनरली क्या, फोरफीचर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, फोरफीचर होगा। तो फोरफीचर में जो है वो क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसा नहीं आया तो उसको क्रेडिट करेंगे, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर सेकंड, मान लो फर्स्ट और सेकंड कॉल करेंगे, और जो पैसा आ गया उसको एक अकाउंट में डालते हैं, जिसको बोलते हैं शेयर फोरफीचर अकाउंट। तो ये शेयर फोरफीचर अकाउंट में वो पैसा आता है जो रिसीव हो गया, ठीक है, और ये वो पैसा है जो रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना। फिर रीइश्यू, जो शेयर आपने फोरफिट कर दिया अब उनको हम क्या करेंगे, रीइश्यू करेंगे, रीइश्यू द फोरफिटेड शेयर, ठीक है। तो इसके लिए जब भी आप फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू करते हैं ना, तो मैक्सिमम जो डिस्काउंट आप प्रोवाइड करेंगे वो उतना करेंगे जितना आपके पास में फोरफिचर अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा है। और फिर फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू करने के बाद अगर फिर भी फोरफिचर अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ा तो उसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि वो क्या है, कैपिटल प्रॉफिट है। तो बोलते हैं आफ्टर द रीइश्यू ऑफ द फोरफिटेड शेयर द क्रेडिट बैलेंस जो लेफ्ट रहेगा इन द शेयर फोरफिचर अकाउंट रिलेटेड टू द रीइश्यू शेयर इज ए कैपिटल गेन टू द कंपनी एंड मस्ट बी ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आगे फोरफीचर ऑफ शेयर, इफ द शेयर होल्डर डज नॉट पे, अगर शेयर होल्डर जो है पे नहीं करता अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी इन टाइम, तो कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ इट्स आर्टिकल वो क्या करेगी, प्रोसीड करेगी टू फॉरफिट द शेयर हेल्ड बाय सच ए डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। इफ नो रूल्स आर गिवन, तो प्रोविजन जो है वो टेबल एफ के जो है एफ ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 शैल बी अप्लाई, ठीक है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा फोरफीचर का, तो सबसे पहले क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फोरफीचर शेयर अकाउंट एंड टू कॉल शेयर कॉल अकाउंट। ये वो है जो अमाउंट हमने ड्यू कर दिए थे लेकिन रिसीव नहीं हुआ, और शेयर फोरफीचर में वो पैसा आएगा जो अमाउंट अपने को इन फोरफिटेड शेयर के रिगार्डिंग रिसीव हो चुका है, ठीक है। फिर फोरफीचर और शेयर विच वर इशूड प्रीमियम, अब यहां पे सबसे बड़ी कहानी आती है कि अगर मान लो आपने ऐसे शेयर को फोरफिट किया जिनको इशू किया गया था प्रीमियम पे, ओके, तो उनका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को यहां पे चेक करना पड़ेगा कि क्या प्रीमियम रिसीव हुआ या प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। अगर प्रीमियम जो है वो क्या हो गया, रिसीव हो गया, फिर तो नॉर्मल ट्रीटमेंट होगा, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो पहले अपने को जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो था ना उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। प्रीमियम जो कि क्या होता है, क्रेडिट होता है, उसको जब कैंसिल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। तो व्हेन फोरफीचर टेक प्लेस बिफोर द प्रीमियम रिसीव, व्हेन द शेयर इज फोरफिटेड ऑन व्हिच द प्रीमियम हैज बिकम ड्यू बट हैज नॉट बीन रिसीव, तो वहां पे क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे विद द अमाउंट ऑफ द प्रीमियम नॉट रिसीव इन द एंट्री फॉर द फोरफीचर, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसके प्रैक्टिकल मैंने सारे को ऐसे देख लेना। फिर होता है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड फोरफीचर ऑफ शेयर। कई बार क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और उस टाइम पे अगर आप शेयर को क्या करते हो, फोरफिट करते हो, ठीक है। तो फिर जो भी अपने को पैसा मिला है तो उसका हम क्या करेंगे, ठीक है, कि अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि अलॉटमेंट जो है वो रिसीव नहीं हुई, ठीक है, सिर्फ एप्लीकेशन मिला था, उसके बाद जो है अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, ठीक है। तो अब एप्लीकेशन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा मनी मिला हुआ है, अब उसको हम क्या माने, उसको जो है वो कैपिटल ट्रेड करें या उसको जो है वो हम क्या माने, सिक्योरिटी प्रीमियम माने। तो बोलते हैं हम एज्यूम करेंगे कि जो एक्स्ट्रा हमें रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वो क्या है, कैपिटल का था, ना कि वो प्रीमियम का। तो इस केस के अंदर जो है वो क्या होगा, प्रीमियम को कैंसिल करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिकल करवा रखे हैं, इसको कर लेना भाई, ठीक है ना। फिर रीइश्यू द फोरफिटेड शेयर, जिन भी शेयर को हम लोग जो वो क्या करते हैं फोरफिट करते हैं, तो उनको हम जो है एक टाइम के बाद में क्या करेंगे, रीइश्यू करेंगे। जब आप फोरफिटेड शेयर को रीइश्यू करेंगे, अगर मान लो पार पे रीइश्यू किया तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। फिर उस केस में जो है वो क्या होगा कि जो भी फोरफिटेड शेयर के रिगार्डिंग अगर फोरफिचर अकाउंट में कोई बैलेंस पड़ता है उसको ट्रांसफर कर देंगे कहां पे, कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। अगर आप फोरफिट शेयर को रीइश्यू करते हो एट प्रीमियम पे तो एंट्री का बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर फोरफिट शेयर को इशू करते हैं किस पे, डिस्काउंट पे, तो अब क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब जो डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट, मान लो 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में इशू किया तो 2 रुपया जो है वो क्या है, लॉस है, उस लॉस को हम लेंगे कहां से, शेयर फोरफिचर अकाउंट से। तो एंट्री का बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आफ्टर द रीइश्यू द फोरफिट शेयर, जो भी क्रेडिट बैलेंस लेफ्ट पड़ा है किसमें, शेयर फोरफिचर अकाउंट में, वो क्या कैपिटल गेन है कंपनी के लिए और उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगा, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इसके बाद ये था फोरफीचर का सारा, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। देखो हमने यहां पे जो पढ़ा था, अगर दोनों कंपनी आपस में जो क्या हुई,
मर्ज हुई और एक नई कंपनी बनी, दो कंपनी थी ए और बी कंपनी, दोनों आपस में मर्ज हो गई और एक नई कंपनी बनी और पुराने वाली दोनों कंपनी क्या होगी, लिक्विडेट होगी। तो ये केस होता है क्या, अमलगमेशन का। ये क्या होता है, अमलगमेशन। अगर एक छोटी कंपनी थी उसको एक बड़ी कंपनी ने क्या किया, एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो ये होता है क्या, एब्जॉर्प्शन। और तीसरा केस क्या है, एक पुरानी कंपनी थी उसको एक नई कंपनी ने, एक नई कंपनी बनाई गई जो जिसका मेन पर्पस क्या था, पुरानी कंपनी को एज इट इज क्या करना, टेक ओवर करना। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो इन प्रॉब्लम क्या, जो बिजनेस डील हुई है वो कितने वैल्यू पर हुई ये अपने को देखना होता है, ठीक है। तो मेन चीज जो है यहाँ पे क्या होती है, परचेज कंसिडरेशन, ये निकालना। जब एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी एक्वायर करती है तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को जो कुछ भी पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। आप पीसी निकालने के जनरली दो मेथड हम फॉलो करते हैं, एक होता है टोटल पेमेंट मेथड और एक नेट एसेट मेथड। टोटल पेमेंट मेथड के अंदर तो हम लोग ये देखते हैं, बड़ी कंपनी के द्वारा छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को जो कोई भी पेमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, टोटल पेमेंट, उसको पीसी बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे परचेजिंग कंपनी या सेलिंग कंपनी के ओनर को जो है शेयर होल्डर जो कुछ भी देते हैं, ठीक है, वो क्या होगा, पीसी होगा। तो अगर मान लो ट्रांसफरिंग कंपनी ने, परचेजिंग कंपनी कौन है, ट्रांसफरिंग कंपनी, अगर वो सेलिंग कंपनी बोलते ट्रांसफरर कंपनी, तो ट्रांसफरिंग कंपनी ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को जो कुछ भी पेमेंट कर रहे हैं, चाहे वो दे रहे हैं कैश में, चाहे वो स्टॉक दे रहे हैं, चाहे डिवेंचर दे रहे हैं या कोई भी चीज दे रहे हैं, इन सबको जोड़ लो और ये क्या होगा, परचेज कंसिडरेशन। और एक और है नेट एसेट मेथड। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी एसेट हमने टेक ओवर किया उसकी फेयर वैल्यू ले लो, उसमें से जो भी लायबिलिटी हमने अंडरटेक करी है वो उसकी वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, वो आएगा आपका नेट एसेट और ये होगा अपना क्या, पीसी, ठीक है जी। अब ट्रांसफरर कंपनी, देखो ट्रांसफरिंग कंपनी, जब ट्रांसफरिंग मतलब बड़ी कंपनी जो दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही है, ओके, और ट्रांसफरर कंपनी कौन सी होती है, छोटी कंपनी जो अमलगमेट हो रही है दूसरी कंपनी के अंदर, ओके। तो ट्रांसफरिंग कंपनी जो है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यू कंपनी या परचेसिंग कंपनी बोलते हैं, ये जब कभी वो ट्रांसफरर कंपनी को क्या करेगी, एक्वायर करेगी, तो ये ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को, उनके जो मालिक है उनको जो भी पेमेंट करेगी ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। अब जो छोटी कंपनी है ना, वो अब क्या हो रही है, लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, तो उसकी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग जो स्टार्ट हो जाएगी, ओके। अब अमलगमेशन ऑफ कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखो, अमलगमेशन का मतलब क्या होता है, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जो है जो सिमिलर बिजनेस के अंदर थी वो अगर लिक्विडेट होती है और एक उनकी जगह एक नई कंपनी को फॉर्म किया जाता है, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई भी नई कंपनी जो फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, जब एक एग्जिस्टिंग कंपनी परचेज करती है अनदर एग्जिस्टिंग कंपनी को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एब्जॉर्प्शन। ऑब्जेक्टिव क्या, अमलगमेशन एब्जॉर्प्शन का, सबसे पहले एलिमिनेट करना कट थ्रू कंपटीशन, दूसरा सिक्योर करना इकोनॉमीज, क्योंकि अब दो कंपनी मिल करके काम करेंगी, मिल करके प्रोडक्शन करेंगी तो इकोनॉमिक स्केल जो है वो रिसीव होगी, जिससे पर यूनिट कॉस्ट जो है वो कम होगी और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो utilize the service of the high salaried expert to increase the capital for achieving the target requiring huge investment, to have better control over the market and to distribute the manufactured goods in a large area and to retain all the other advantage of combination। रिकंस्ट्रक्शन मतलब क्या है, रिकंस्ट्रक्शन जो है वो एंटायरली डिफरेंट होता है, ठीक है। रिकंस्ट्रक्शन जो है ये कॉम्बिन नहीं होता। अब ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल, ये इंटरनल, और एक क्या होता है, एक्सटर्नल। इंटरनल एक्सटर्नल जो है वो क्या होता है, इट इज सिमिलर टू अमलगमेशन दो नोट एग्जैक्टली द सेम। इसके अंदर क्या होगा, एक नई कंपनी को जो है बनाया जाएगा फॉर द एक्सप्रेस पर्पस। नई कंपनी जो हमने बनाई है उसका मेन पर्पस एक ही है क्या, कि वो पुरानी कंपनी को जो वो क्या करेगी, टेक ओवर करेगी, ठीक है। उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। तो एग्जिस्टिंग कंपनी इस केस में क्या होगा, वाउंड अप होगा बाय सेलिंग इट्स बिजनेस टू द न्यूली फॉर्म्ड कंपनी, ठीक है। जैसे असम टी कंपनी लिमिटेड जो थी उसको टेक ओवर कर लिया एक न्यू असम टी कंपनी लिमिटेड ने, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, टू राइट ऑफ द एक्यूमुलेट लॉस। पुरानी कंपनी में बहुत सारे एक्यूमुलेटेड लॉसेस थे, उनको राइट ऑफ करने के लिए। टू ऑफर द शेयर होल्डर द शेयर दैट ट्रूली रिप्रेजेंट द रियल वर्थ ऑफ द कंपनी, टू सेव द कंपनी फ्रॉम लॉस इन फ्यूचर, टू रेज फ्रेश कैपिटल बाय इश्यू ऑफ द न्यू शेयर, टू ऑल टुगेदर चेंज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक होता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इसको हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। अब अमलगमेशन में, एब्जॉर्प्शन में, रिकंस्ट्रक्शन में, तीनों में क्या फर्क है, तो सबसे पहले लिक्विडेशन। अमलगमेशन के अंदर जो है वो क्या होगा, जो भी कंपनी अमलगमेट हो रही है वो सारी की सारी क्या होंगी, लिक्विड होगी और उनकी जगह पे एक नई कंपनी फॉर्मेट की जाएगी। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो छोटी कंपनी है सिर्फ वही लिक्विड होगी। और रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा, ओनली डेट कंपनी गोस इनटू लिक्विडेशन व्हिच इज बीइंग रिकंस्ट्रक्टेड। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू कंपनी, अमलगमेशन के अंदर जो है एक नई कंपनी बनेगी, एब्जॉर्प्शन में नई कंपनी नहीं बनेगी और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में नई कंपनी बनेगी। फाइनेंशियल पोजीशन जो है कंपनी का क्या रहेगा, अमलगमेशन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी गोज इनटू अमलगमेशन इज यूजुअली द सेम। यहां पे क्या होता है, जो बड़ी कंपनी है वो काफी ह्यूज होती है, ठीक है, उसके फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही साउंड होती है इन कंपैरिजन टू द एब्जॉर्ब्ड कंपनी, ठीक है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में क्या, फाइनेंशियल पोजीशन जो है ओल्ड कंपनी वो बहुत ही क्या बुरी है, इसीलिए उसका क्या किया जा रहा है, एक्सटर्नली रिकंस्ट्रक्ट उसको किया जा रहा है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, यहां पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है अमलगमेशन वो क्या होता है, टू एलिमिनेट द कंपटीशन। यहां पे जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या, एक्सपेंड करना, ठीक है। और यहां पे जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है हमारा, कि हम यहां पे जो है वो एक कंपनी को उसकी ट्रू पिक्चर जो है वो डिपिक्ट करना चाहते हैं। शेयर होल्डर पोजीशन जो होती है न्यू कंपनी वो क्या होती है, शेयर होल्डर अमलगमेशन के केस में शेयर होल्डर ऑफ द अमलगमेटेड कंपनी बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द न्यू कंपनी एंड द नॉर्मली कंटिन्यू टू हैव प्रोपोर्शनल शेयर इन द इक्विटी ऑफ द न्यू कंपनी। और यहां पे परचेजिंग जो कंपनी होती है, ठीक है,
एब्जॉर्प्शन के केस में उसके अपने खुद के शेयर होल्डर होते हैं, एंड दो शेयर होल्डर ऑफ द सेलिंग कंपनी में बिकम द, अब जो छोटी कंपनी के शेयर होल्डर है वो बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएंगे, ठीक है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन के अंदर क्या होता है, ओल्ड कंपनी के शेयर होल्डर जो न्यू कंपनी के शेयर होल्डर एज इट इज बन जाते हैं, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, चाहे अमलगमेशन हो, चाहे एब्जॉर्प्शन हो और चाहे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन हो, तीनों के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट रहेगा वो क्या रहता है, आपका सेम रहता है। लेकिन जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है वहां पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो इंटरनली क्या होगा, डिफरेंट होगा। अपने इंडिया के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 14 जो है, जो जिसको आईसीएआई ने इशू किया है, तो इसके अंदर जो है वो प्रोविजन लिखे हुए हैं कि किस तरीके से हम लोग जो अमलगमेशन करेंगे। तो अकाउंटिंग जो प्रोसेस है वो सब दिया हुआ है कहां पे, आपके एएस 14 के अंदर, ठीक है। अब डेफिनेशन, ट्रांसफरर कंपनी क्या होती है, ट्रांसफरर कंपनी मतलब छोटी कंपनी जो दूसरी कंपनी में मर्ज होगी, उसको बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी। इट मींस द कंपनी व्हिच इज अमलगमेटेड इनटू अनदर कंपनी। और ट्रांसफरी कंपनी क्या है, इट मींस द कंपनी इनटू व्हिच, जिसके अंदर ट्रांसफर कंपनी अमलगमेट होगी, उसको बोलेंगे ट्रांसफरी कंपनी। अमलगमेशन दो तरीके का होता है, एक है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। 5 कंडीशन, अगर वो पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो अमलगमेशन होगा इन द नेचर ऑफ मर्जर। अगर 5 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अमलगमेशन होगा इन द नेचर ऑफ परचेज। 5 कंडीशन की आपको रट के जानी है। सबसे पहला, जितने भी एसेट, पहले मर्जर की बात करें, जितने भी एसेट एंड लायबिलिटी जो होगी ट्रांसफर कंपनी की, वो एसेट लायबिलिटी बन जाएंगे ट्रांसफर कंपनी की, पहली कंडीशन। दूसरा, शेयर होल्डर कम से कम 90% तो शेयर होल्डर जो है ट्रांसफर कंपनी के, वो शेयर होल्डर बनेंगे ट्रांसफर कंपनी के। तीसरा, कंसोलिडेशन ऑफ द कंसिलिएशन जो होगा अमलगमेशन का, वो रिसीव होगा किसमें, इक्विटी शेयर के अंदर रिसीव होगा। लेकिन जो फ्रैक्शन शेयर होगा उसके बदले कैश पे कर सकते हो। आगे बिजनेस जो होगा छोटी कंपनी का, वो कैरी ऑन किया जाएगा आफ्टर द अमलगमेशन बाय द ट्रांसफरी कंपनी। और बुक वैल्यू ऑफ द एसेट लायबिलिटी में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। ये टोटल मिला के 5 कंडीशन है। अगर मान लो ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो वो जो अमलगमेशन है दोनों कंपनी का, वो है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। और 5 में से एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो अमलगमेशन होगा इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। तो ये डिफरेंस देख के एक बार रीडिंग कर लेना, ठीक है। इंपोर्टेंट टर्म, देयर आर डिफरेंस बिटवीन द टर्म एसेट परचेज एंड बिजनेस परचेज। एसेट परचेज के अंदर आप ओनली एसेट को जो है वो परचेज करते हो, और बिजनेस परचेज के अंदर आप लोग जो है वो एसेट और लायबिलिटी दोनों को अंडरटेक करते हो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लायबिलिटी एंड द ट्रेड लायबिलिटी। ट्रेड लायबिलिटी का मतलब होता है वो लायबिलिटी जो इंकर्ड हुई ओनली स्पेसिफिकली किसके कैसे राइज हुई है, जब आपने गुड्स को क्या किया, परचेज किया। परचेज ऑफ द गुड्स ऑफ द बिजनेस सच एज द ट्रेड पेबल, इसको बोलते हैं ट्रेड लायबिलिटी। और जो आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी में ट्रेड लायबिलिटी भी आएगा और अदर लायबिलिटी भी आएंगी। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड द फ्री रिजर्व, तो बोलता है जितने भी एक्यूमुलेट प्रॉफिट है और जितने भी फ्री रिजर्व है ट्रांसफर कंपनी के, वो सब जो है वो किसके खाते में जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं एक्यूमुलेट लॉस, तो ये भी जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड पे जाएंगे, ठीक है। प्रोविजन की अगर बात करते हैं तो बोलते हैं बैलेंस शीट ऑफन शो करती है सम प्रोविजन सच एज द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जो प्रोविजन है दे आर समटाइम शोन ऑन द लायबिलिटी साइड एंड समटाइम ऑन द एसेट साइड बाय वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द पर्टिकुलर एसेट। तो प्रोविजन जो जुड़े हुए पर्टिकुलर एसेट से उसको ट्रांसफर किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में ओनली व्हेन दैट पर्टिकुलर एसेट इज ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। इसके अलावा वेरियस आइटम इंक्लूड इन ट्रेड लायबिलिटी, लायबिलिटी एक्यूमुलेट प्रॉफिट, एक्यूमुलेट लॉस एंड प्रोविजन आर स्टेटेड इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये देखना, ट्रेड लायबिलिटी में ओनली ट्रेड पेबल आएगा, लायबिलिटी में ट्रेड पेबल पे आएगा, इसके अलावा डिवेंचर, लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब जो पार्टी किसका, लायबिलिटी का। एक्यूमुलेट प्रॉफिट एंड रिजर्व जो होते हैं ये जाएंगे कहां पे, जो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा ना उसके क्रेडिट साइड पे, ये सब उनका है तो उनको मिलेगा। एक्यूमुलेट लॉस जो है ये कहां जाएंगे, ये सब जाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड पे। ये लॉस है तो उनको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। फिर पीसी, पीसी का मतलब जो क्या होता है, जब छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी एक्वायर करती है तो बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को जो कोई भी पेमेंट करती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन को निकालने के कई सारे मेथड है। सबसे पहला मेथड है लमसम पेमेंट। तो इसके अंदर तो क्या, एक सिंगल अमाउंट जो पे कर दिया जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लमसम पेमेंट मेथड। तो इस मेथड में ट्रांसफर कंपनी जो है वो क्या करेगी, मेक ए लमसम पेमेंट टू द ट्रांसफर कंपनी फॉर अमलगमेटिंग इट्स बिजनेस। दूसरा जो है वो नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड के अंदर जो है वो हम लोग कंसिलिएशन कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होगा, जो भी पेमेंट किया गया शेयर होल्डर को और द ट्रांसफर कंपनी उसको इंक्लूड किया जाएगा किसमें, पीसी में, ठीक है। जो भी पेमेंट किया जाएगा डिवेंचर होल्डर को उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो शेयर होल्डर चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो चाहे वो इक्विटी, बड़ी कंपनी के द्वारा छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को, चाहे वो इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो, उनको जो कुछ पेमेंट किया जा रहा है, चाहे परचेज कंसिडरेशन के अंदर उनको कैश दे रहे हैं, चाहे इक्विटी शेयर दे रहे हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर और चाहे डिवेंचर दे रहे हैं, वो सब जो है पीसी का पार्ट माना जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान रखना, अगर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के डिवेंचर होल्डर को कोई पेमेंट करे तो वो परचेज कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि डिवेंचर को हम लोग जो लायबिलिटी ट्रीट करते हैं और उनका पेमेंट किया जा रहा है, बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे अच्छा, एक जो मेन बात है वो यही है कि
जब पीसी निकालते हैं ना तो उसमें जो भी पेमेंट किया गया इक्विटी शेयर होल्डर को वो इंक्लूड करते हैं, लेकिन अगर कोई पेमेंट किया गया बड़ी कंपनी के द्वारा छोटी कंपनी डिवेंचर होल्डर को उसको इंक्लूड नहीं करते। लेकिन अब इंपॉर्टेंट बात, अगर बड़ी कंपनी छोटी कंपनी के शेयर होल्डर को परचेस कंसिडरेशन के अंदर कैश दे रही है, वो पीसी का पार्ट है, शेयर दे रही है, वो पीसी का पार्ट है, अगर डिवेंचर दे रही है तो वो भी परचेस कंसिडरेशन में इंक्लूड किया जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बदले में कुछ भी दे सकते हैं। ओके, तीसरा जो मेथड है वो है नेट एसेट मेथड। इसके अंदर क्या होगा, नेट एसेट हम निकालेंगे तो यहां पे जो है वो क्या सबसे पहले एसेट लेंगे, जो भी टेक ओवर करिए उन एसेट को लेंगे, जो भी लायबिलिटी अंडरटेक करिए उनको माइनस करेंगे और वो आएगा अपना क्या परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, सन्डी एसेट लेंगे टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी। ठीक है, फिर उस जो है माइनस करेंगे सन्डी लायबिलिटी जो टेक ओवर करिए ट्रांसफरिंग कंपनी ने, करने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे हम लोग परचेज कंसिडरेशन। अब यहाँ पे मेन बात जो है वो क्या, व्हाइल कैलकुलेटिंग पीसी अंडर दिस मेथड द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। सबसे पहला एग्रीड वैल्यू जो होगी, ओनली दोस एसेट इज एडेड जिसको ट्रांसफरिंग कंपनी क्या कर रही है, टेक ओवर कर रही है, उन सिर्फ उन्हीं लायबिलिटी को लिया जाएगा जिसको ट्रांसफरिंग कंपनी ने क्या किया, अंडरटेक किया। कैश बैलेंस जो है वो नॉर्मली उसको इंक्लूड किया जाएगा एसेट में, लेकिन बट इफ इट इज नॉट टेकन ओवर तो उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। गुडविल जो है वो एक इंटेंजिबल है बट वैल्यूएबल एसेट है, तो उसको भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। जो प्रीपेड एक्सपेंस है उसको भी ऐड किया जाएगा। फिक्टिशियस एसेट को यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस का मतलब क्या होता है, एसेट एज वेल एज लायबिलिटी। अगर एसेट लिया तो उसके अंदर ओनली एसेट आएगा, ठीक है, लायबिलिटी नहीं आएगा। और लेकिन अगर बिजनेस लिया तो इसका मतलब क्या है, एसेट भी लिया और साथ में क्या लायबिलिटी भी ली है। दिस मेथड इज अडॉप्टेड ओनली व्हेन द नेट पेमेंट मेथड कैन नॉट बी अडॉप्टेड। और चौथा जो लास्ट मेथड है वो है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। इसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी की जो शेयर है उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू जो वो कैसे निकलती है, इसके अंदर हम टोटल एसेट लेंगे कंपनी का, उसमें से जो एक्सटर्नल लायबिलिटी उसको माइनस करेंगे, वो फिर उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, वो जो वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। और इंट्रिंसिक वैल्यू के बेस पर जो है वो पीसी कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जी आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरिंग कंपनी इन द ट्रांसफरर कंपनी। तो सबसे पहले आता है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, बोल दो छोटी कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के केस में चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, चाहे अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, दोनों केसेस के अंदर जो है वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सबसे पहले देखो, अब क्योंकि छोटी कंपनी अब क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, तो उसका जो है लिक्विडेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। और जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो वहां पे एक नया अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है वो रियलाइजेशन अकाउंट के माध्यम से ही होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जितनी भी एसेट है उन सबको, जो भी टेक ओवर करिए ट्रांसफरिंग कंपनी ने, उन सबको जो है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे डाला जाएगा। तो एंट्री होगा रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद जितनी भी लायबिलिटी है उनको रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाला जाएगा। तो एंट्री होगा लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, सिंस परचेज कंसिडरेशन फॉर द अमलगमेशन का मतलब है एग्रीगेट ऑफ द शेयर एंड अदर सिक्योरिटी जो इशू किया गया एंड द पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश पेड बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। तो आउटसाइड लायबिलिटी इंक्लूडिंग डिवेंचर हो गया, इनको हम ये मानेंगे कि इसको टेक ओवर कर लिया, उसको हमने जो है अलग से डिस्चार्ज कर दिया। इट इज इमटेरियल वेदर द पीसी इज कैलकुलेटेड बाय द नेट पेमेंट मेथड या नेट एसेट मेथड। डिवेंचर या आउटसाइड लायबिलिटी जो है वो ट्रांसफर किया जाएगा हमेशा कहां पे, रिलेशन अकाउंट में, फॉर ट्रांसफरिंग देम टू द ट्रांसफरिंग कंपनी फॉर पेमेंट। ये बात ध्यान रखना। फिर जो एक्यूमुलेट प्रॉफिट होते हैं उनको जो है उनको रिलेशन अकाउंट में नहीं, उनको बल्कि इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे डाला जाएगा। जो भी आपके लॉसेस हैं उनको इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड पे डाला जाएगा। ठीक है, फिर जब पीसी को हम क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड करेंगे तो एंट्री क्या होगा, ट्रांसफरिंग कंपनी को डेबिट करेंगे टू रिलेशन अकाउंट। फिर जब रिसीव होगा पीसी तो क्या क्या मिल सकता है, बैंक कैश अगर मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, कोई शेयर मिलेगा तो शेयर इन ट्रांसफरिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, कोई प्रेफरेंस शेयर मिले तो प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरिंग कंपनी, कोई डिवेंचर मिले तो डिवेंचर इन ट्रांसफरिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरिंग कंपनी। जब आप सेल करते हो एसेट, जो एसेट ट्रांसफरिंग कंपनी नहीं लिया उसको आप बेचोगे, बेचने पर जो भी पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर अगर कोई लॉस हो गया तो उस लॉस को हम ट्रीट करेंगे कहां से, रिलेशन अकाउंट से। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। अगर कोई लायबिलिटी जो है वो नहीं ली है ट्रांसफरिंग कंपनी ने तो फिर उस केस में हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट, रिलेशन अकाउंट डेबिट, अगर एक्सेस पेमेंट करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर अगर मान लो लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है अगर वो ट्रांसफर कंपनी खुद ही बियर कर रही है तो एंट्री क्या होगा, रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, इन केस अगर ये एग्री हुआ लिक्विडेशन एक्सपेंस जो है वो बोन करेगी ट्रांसफरिंग कंपनी, तो या तो आप कोई भी एंट्री नहीं करेंगे या आप एक काम कर सकते हो, पहले आप खुद पेमेंट करते हो लिक्विडेशन एक्सपेंस का, तो एंट्री क्या होगा, ट्रांसफरिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और फिर एंट्री क्या होगा, फिर वो पैसा आपको मिल जाएगा कहां से, ट्रांसफरिंग कंपनी से। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफरिंग कंपनी, मतलब अपोजिट एंट्री कर सकते हो। फॉर पेइंग द लायबिलिटी नोट्स ऑन द बैलेंस शीट, तो एंट्री का रिलेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर मान लो अब रिलेशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट शो कर रहे हैं तो उस प्रॉफिट को डालेंगे कहां, इक्विटी शेयर होल्डर के खाते में, कहां, क्रेडिट साइड पे। तो एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अगर लॉस है तो एंट्री होगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसके अलावा
जितने भी आपके रिजर्व हैं, ठीक है, उन सबको जो डाला जाएगा का इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और जो भी नेगेटिव बैलेंस है उनको डाला जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के डेबिट साइड में। और फिर जब पे करेंगे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। अब अमलगमेशन चाहे इन द नेचर ऑफ परचेज हो चाहे मर्जर हो, ट्रांसफरर कंपनी की बुक्स में यही एंट्री होंगी, ठीक है। अब इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, अगर बात करते हैं ट्रांसफरी कंपनी का, तो उसके बुक्स में एंट्री जो है वो क्या होंगी, अलग होंगी, ये बात ध्यान रखना। अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है तो एंट्री कुछ अलग होंगी, और अगर अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है तो एंट्री कुछ अलग होंगी, मतलब रूल्स थोड़े से अलग रहेंगे। तो सबसे पहले आएगा मर्जर मेथड। मर्जर मेथड को बोलते हैं हम लोग क्या, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। दिस मेथड इज एडॉप्टेड व्हेन द अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। इस मेथड के अंदर मिनिमम चेंजेस आर मेड इन एग्रीगेटिंग द एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द अमलगमेटिंग कंपनी। सबसे पहले क्या होगा, द एसेट लायबिलिटी एंड द रिजर्व जो होंगे ट्रांसफरर कंपनी के, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा ट्रांसफरी कंपनी के द्वारा एट द एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट एंड द सेम फॉर्म एज द डेट ऑफ अमलगमेशन। दूसरा बैलेंस जो होगा P&L अकाउंट का ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी, उसका एग्रीगेट किया जाएगा विद द बैलेंस ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी और ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व, ठीक है। फिर आइडेंटिटी जो होगी ना रिजर्व की, उनको प्रिजर्व करके रखेंगे, जैसे वो थे उसी तरीके से हम लोग जो उनका रिकॉर्डिंग करेंगे। डिफरेंस अगर होगा बिटवीन द अमाउंट रिकॉर्ड एज द शेयर कैपिटल इशू ऑन द वन हैंड एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी ऑन द अदर हैंड, उसका एडजस्ट किया जाएगा किससे, रिजर्व से। अब एंट्री क्या होगी, सबसे पहला आप जो है वो परचेज कंसेशन आपने पे करना है, तो आप एंट्री जो है वो क्या करोगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू परचेज टू लिक्विडेटर। लिक्विडेटर कौन है, एक ऐसा बंदा जो मतलब छोटी कंपनी अब जो दिवालिया हो रही है तो उसको बंद करने के लिए एक बंदे को हमने जो है अपॉइंट किया, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। तो हम जो है जो अमाउंट ड्यू करेंगे ना, तो वो किसको करेंगे, लिक्विडेटर को, हम पेमेंट करेंगे लिक्विडेटर को, ठीक है। तो अब बड़ी कंपनी जो है जो दूसरे कंपनी को टेक ओवर कर रही है, वो सबसे पहले एंट्री क्या करेगी, हमने क्या किया, बिजनेस परचेज किया, तो एंट्री करेंगे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। अब आप रिकॉर्ड करेंगे एसेट एंड लायबिलिटी, तो एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी अकाउंट, ठीक है, टू कोई रिजर्व है कोई प्रोविजन है वो, एंड टू बिजनेस परचेज। फिर जब पीसी का पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या होगा, लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट। अब उसको क्या क्या दे सकते हैं, शेयर कैपिटल दे सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, एक्सेट्रा, ठीक है। अगर ट्रांसफरी कंपनी बियर द एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन, तो अपने को जो है पेमेंट करना पड़ेगा, तो एंट्री हुआ जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और अगर हमने कोई फॉर्मेशन एक्सपेंस करे हैं तो एंट्री क्या होगा, शेयर इशू फॉर्मेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद परचेज मेथड, जो परचेज मेथड है ये इसके अंदर जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो क्या होगा, एसेट एंड लायबिलिटी जो होगी ट्रांसफर कंपनी की, उसका इनकॉर्पोरेट किया जाएगा इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी इन ईदर ऑफ द फॉलोइंग वे, एट देयर एक्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट, ठीक है, या द परचेज कंसेशन इज एलोकेट टू द इंडिविजुअल आइडेंटिफाइबल एसेट एंड लायबिलिटी ऑन द बेस ऑफ देयर फेयर वैल्यू एट द रीवैल्यूड फिगर, ठीक है। अब यहाँ पे जो एंट्री होंगी वो कैसे होंगी, सबसे पहला रिकॉर्ड करेंगे पीसी, तो एंट्री क्या होगा, वही बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ द ट्रांसफर कंपनी। अब रिकॉर्ड करेंगे एसेट एंड लायबिलिटी, तो एंट्री वही एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, जो भी बैलेंस अगर मान लो हमने जो है वो एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, ठीक है, टू लायबिलिटी सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट एंड टू बिजनेस परचेज। फिर पेमेंट जो है अगर कभी कैसा हो गया कि हमने कम पेमेंट किया है, तो जो जितना कम, मान लो बिजनेस तो परचेज किया 1 लाख का और पेमेंट किया सिर्फ 90,000, तो 10,000 जो है वो अपना क्या प्रॉफिट हो जाएगा, उसको डालेंगे कहाँ, कैपिटल रिजर्व। तो एंट्री होगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटी टू बिजनेस परचेज एंड जो बाकी बैलेंस फिगर है वो आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। जब पेमेंट करेंगे पीसी का, तो एंट्री क्या होगा, लिक्विडेटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम या फिर बैंक। ऑन रिकॉर्ड होगा स्टैट्यूटरी रिजर्व ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, तो एंट्री क्या होगा, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप रिकॉर्ड करोगे स्टैट्यूटरी रिजर्व जो क्रिएट किया गया था ट्रांसफर कंपनी के द्वारा, अब आप भी अगर उनको जो मेंटेन करके चल रहे हो, तो एंट्री क्या होगा, अमलगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टैट्यूटरी रिजर्व अकाउंट, ठीक है। अगर ट्रांसफर कंपनी जो बियर करेगी एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन, तो एंट्री जो हम करेंगे कहां, या तो गुडविल अकाउंट से या कैपिटल रिजर्व से, ठीक है, इनको यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर कैपिटल रिजर्व पड़े तो कैपिटल रिजर्व से एंट्री करेंगे, कैपिटल रिजर्व खत्म हो जाएगा, एंट्री करेंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, या अगर कैपिटल रिजर्व नहीं है तो फिर एक नया अकाउंट रेज करेंगे जिसको बोलेंगे गुडविल अकाउंट, ठीक है। फिर फॉर द फॉर्मेशन एक्सपेंस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी, तो एंट्री क्या होगा, प्लेन बी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसके अलावा इन केस गुडविल और कैपिटल रिजर्व अगर दोनों पड़े हैं तो फिर उनको जो सेट ऑफ करेंगे, एंट्री होगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। अगर प्लेन बी एक्सपेंस पड़े उसको राइट ऑफ करेंगे, तो अगर कैपिटल रिजर्व पड़े तो वहां से कर देंगे, एंट्री क्या होगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, या P&L अकाउंट के डेबिट साइड से बोल दो सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट। इसके बाद है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। देखो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो है वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट चीज है। यहाँ पे ना तो कोई लिक्विडेशन होता है और ना ही कोई फॉर्मेशन होता है न्यू कंपनी का। जो पुरानी कंपनी है ना उसी को ही इंटरनली हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का, सबसे पहले टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर। एक कंपनी जो है उसकी बैलेंस शीट जो है वो कुछ और पिक्चर शो कर रही है, जबकि एक्चुअल में उसकी रियल वर्थ जो है वो कुछ और ही है। तो एक कंपनी की ट्रू पिक्चर शो करने के लिए हम लोग जो वो क्या करते हैं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, या टू राइट ऑफ द फिक्टिशियस एसेट, या टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ द शेयर टू द रियल वर्थ, या टू क्रिएट कॉन्फिडेंस अमंग
among the shareholder by assuring them fair return on their true investment. अब इंटरली कंस्ट्रक्शन एक्शन में क्या फर्क है? सबसे पहले नंबर ऑफ कंपनी, इंटरली कंस्ट्रक्शन में एक ही कंपनी है, इट इन्वॉल्व ओनली द कंपनी विच इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, और एक्सटर्नल के अंदर दो कंपनी होगी। लिक्विडेशन, एक्जिस्टिंग कंपनी डज नॉट गो इनटू लिक्विडेशन, और यहां पे एक्जिस्टिंग कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन, ठीक है। इंटरली कंस्ट्रक्शन में नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड, ओनली द एक्जिस्टिंग कंपनी जो है वो क्या होगी? रीऑर्गेनाइज होगी, और यहां पे नई कंपनी जो बनाई जाएगी। फिर पर्पस, इंटरली कंस्ट्रक्शन का पर्पस जो है वो क्या? टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ द कंपनी बाय राइट ऑफ द एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड टू ब्रिंग डाउन द वैल्यू ऑफ द एसेट टू द रियल वर्थ, और यहां पे जो मेन पर्पस होता है वो क्या? टेक ओवर करना एक्जिस्टिंग सिक और लॉस मेकिंग कंपनी का, ठीक है। टेक ओवर, इट डज नॉट इन्वॉल्व टेक ओवर, लेकिन यहां पे टेक ओवर होता है, पुरानी कंपनी को जो है वो नई कंपनी टेक ओवर कर लेगी। मेथड क्या है इसमें? हम क्या करते हैं? सब डिवीजन करते हैं शेयर का, कंसोलिडेशन करते हैं या रिडक्शन करते हैं शेयर कैपिटल का, एंड इश्यू ऑफ द फ्रेश शेयर कैपिटल, और यहां पे हम क्या करते हैं? इट इन्वॉल्व लिक्विडेशन एंड टेक ओवर बाय द न्यू कंपनी। रिडक्शन, यहां पे जो हम क्या कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, और नाम की और कंपनी के नाम के पीछे एंड रिड्यूस वर्ड लग जाएगा, यहां पे कोई रिडक्शन नहीं होता। लीगल पोजीशन, इट इज रेगुलेटेड बाय द सेक्शन 66 और इसको रेगुलेट करता है सेक्शन 319। इंटरली कंस्ट्रक्शन इफेक्ट दो तरीके से, एक है अल्टरेशन से और एक है रिडक्शन से। अल्टरेशन के अंदर आप सबसे पहले जो क्या करते हैं? एक्जिस्टिंग कैपिटल को क्या ऑल्टर कर देंगे, ठीक है। अब इसके लिए आप जो क्या करते हो? इंक्रीज कर सकते हो शेयर कैपिटल को, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कंसोलिडेट कर सकते हो शेयर को, तो यहां पे कंसोलिडेशन का मतलब क्या? छोटे डिनोमिनेशन के शेयर को बड़ी डिनोमिनेशन के शेयर में कन्वर्ट करना, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सब डिवीजन कर सकते हो, बड़ी डिनोमिनेशन के शेयर को छोटे शेयर में कन्वर्ट करना, तो वो एंट्री वही सेम होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैंसिल कर सकते हो अनइश्यूड शेयर को, तो इसके लिए कोई एंट्री जो है पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कन्वर्ट कर सकते हो शेयर को स्टॉक में, तो एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी स्टॉक अकाउंट। रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, अब सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन बाय द ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन बाय द कंपनी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी कैरी आउट बाय द कंपनी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन लेड ऑन सेक्शन 66। अब कंडीशन क्या है? आप अपनी कैपिटल को रिड्यूस करेंगे तो उसके लिए कुछ कंडीशन जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। द कंपनी मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय इस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल, तो मतलब पहले तो जो आपके आर्टिकल्स है उसमें प्रोविजन डाल रखा हो कि आप कैपिटल रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, एसआर आपको पास करना पड़ेगा। तीसरा, कंपनी जो है वो क्या ट्रिब्यूनल को जो है वो पेटिशन फाइल करेगी कि हम जो है वो क्या करना चाहते हैं? कैपिटल को रिड्यूस करना चाहते हैं, और आपको अपने नाम के पीछे जो एंड रिड्यूस वर्ड लगाना जो है वो क्या? मैंडेटरी है। एक सर्टिफाइड कॉपी जो है ट्रिब्यूनल के कंफर्मेशन ऑर्डर की एंड चेंज मेमोरेंडम की, वो आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। अब कैपिटल रिडक्शन आप कैसे कर सकते हो? 3 तरीके से। सबसे एक तो ऑप्शन क्या है? एक्सटिंग्विश और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू द अनकॉल्ड अमाउंट शेयर, जो अनकॉल्ड अमाउंट है, ठीक है, उनको उसको खत्म कर देना, या पेड अप कैपिटल जो है पे ऑफ करना, पेड अप कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द नीड ऑफ द कंपनी, और या फिर कैंसिल करना, राइट ऑफ करना एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज ऑलरेडी लॉस और नॉट प्रेजेंटेड बाय अवेलेबल एसेट, ठीक है। तो पहला तरीका क्या है? एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग द लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट टू अनकॉल्ड अमाउंट, तो एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट आपको मैंने करवाया था, देख लेना एक बार, ठीक है। दूसरा, पे ऑफ द एनी पेड अप कैपिटल को वापस करना, तो पहले उसको ड्यू करेंगे, तो एंट्री क्या होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, फिर शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, ठीक है। फिर कैंसिल करना या राइट ऑफ करना एनी पेड अप शेयर को, तो उसको हम क्या करेंगे? एंट्री होगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। अब इसके लिए एक अकाउंट ओपन किया जाएगा जिसको बोलेंगे रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, ओके। फिर अगर कोई लॉसेस है, if loss have accumulated to such an extent that a portion of the borrowed capital is also lost, then the debenture holder और जो trade payable will have to sacrifice, एंट्री क्या होगा? debenture account debit, trade payable account debit to reconstruction account, ठीक है। फिर on utilizing the amount of the reconstruction account for write off the past losses, fictitious asset and the excess value of the other asset, एंट्री क्या होगा? reconstruction account debit to losses। इन losses को write off करेंगे तो लॉस होता है, उनका डेबिट बैलेंस है, वो खत्म होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। फिर अगर मान लो कोई क्रेडिट बैलेंस पड़ा आपके रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में, तो उसको ट्रांसफर किया जाएगा कहां पे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। फिर आता है लिक्विडेशन का प्रोसेस। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो है वो क्या? देखो, जब कंपनी का फॉर्मेशन है वो लो के एंटर होता है, तो कंपनी का जो लिक्विडेशन है वो भी कैसे होगा? लो के एंटर ही होगा। किसी भी कंपनी को अगर आपने बंद करना है तो ऐसा नहीं कि शटर आपने नीचे कर दिया कंपनी बंद हो जाएगा, नहीं, लीगल प्रोविजन है उसको आपको फॉलो करना पड़ता है। तो लिक्विडेशन का मतलब क्या है कि लिक्विडेशन ऑफ कंपनी बेसिकली एक लीगल प्रोसेस है जिसमें हम वाइंड अप करते हैं कंपनी का। वेल लिक्विडेशन जब कंप्लीट होता है देन देयर इज अ डिसोल्यूशन, बोलते हो वाइंड अप इज स्टार्टेड, वाइंड अप इज स्टार्टिंग प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन एंड डिसोल्यूशन जो है वो क्या? एंडिंग होता है किसका? डिसोल्यूशन का, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी जो है वो क्या? जिसके अंदर क्या होता है? एंड होता है किसका? लीगल पर्सनैलिटी ऑफ द कंपनी। मोड ऑफ लिक्विडेशन जो है वो कैसे रहेगा? सबसे पहला, अगर एक कंपनी इनेबल है अपने डेट का भुगतान करने के लिए तो इसको डील करेगा आईबीसी, इनसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अगर एक कंपनी ऑन द ग्राउंड अदर देन इनेबिलिटी टू पे, तो इसको डील करेगा कंपनी एक्ट प्रोविजन। और अगर वॉलंटरी वाइंड अप है तो इसको डील करेगा आईबीसी, ठीक है। लेकिन तीनों के अंदर जो है वो अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब पेटिशन फॉर वाइंड अप टू द ट्रिब्यूनल कैन बी मेड, कौन कौन जो है ट्रिब्यूनल को पेटिशन फाइल कर सकता है? तो कौन? कंपनी भी दे सकती है,
कंट्रीब्यूटर भी कर सकते हैं, रजिस्टर भी कर सकता है, पर्सन ऑथराइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ये लोग जो है वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है, कोर्ट को कि भैया कंपनी को क्या करो, वाइंड अप करो। आप कोर्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये इशू करेगी गाइडलाइंस किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, बोलेगी कि आप एक काम करो, अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को क्या करो, प्रिपेयर करो, और ये अपॉइंट करेगी लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर एक पर्सन रहेगा जो कंपनी के एसेट को बेचेगा, कंपनी की लायबिलिटी का पेमेंट करेगा और कंपनी को वाइंड अप करेगा, और लास्ट में जो क्या बनेगा, लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है जी। तो बोलते हैं एक कंपनी जो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको क्रिएट किया गया लॉ के द्वारा, एंड इट कैन कम टू एन एंड ओनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ लॉ। तो लीगल प्रोसेस जो है वाइंड अप का, उसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, लिक्विडेशन, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्या मेथड लिक्विडेशन के अंदर जो क्या, सबसे पहले वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, तो इसके लिए कोर्ट का ऑर्डर जो है वो क्या मैंडेटरी है, कंपल्सरी वाइंड अप। अब ये कंपल्सरी वाइंड अप जो है पांच सर्कमस्टेंस है, इसमें जो कंपल्सरी वाइंड अप किया ही किया जाएगा। अगर कंपनी जो है वो क्या कर दे, अनेबल टू पे इट्स डेट, अगर कंपनी अपने डेट का भुगतान करने में अनेबल हो गई है तो कंपनी को कंपल्सरी वाइंड अप किया जाएगा। अगर कंपनी ने एसआर पास कर दिया वाउंड अप का, तो कंपनी को जो है वाइंड अप किया जाएगा। इफ द ट्रिब्यूनल, अगर इसका ओपिनियन है दैट द अफेयर ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन द फ्रॉडुलेंट मैनर, तो भी वाइंड अप किया जाएगा। व्हेन डिफॉल्ट इज मेड इन फाइलिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लगातार 5 साल तक जो है कंपनी ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो वो नहीं डाले, तो कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। व्हेन द ट्रिब्यूनल, इसका ये ओपिनियन है दैट द इट इज जस्ट इक्विटेबल दैट द कंपनी शुड बी वाउंड अप, तो इन केसेस के अंदर जो है वो क्या किया जाएगा, कंपनी को कंपल्सरी वाउंड अप किया जाएगा। या अगर कंपनी जो एक्ट करे अगेंस्ट इंडिया, तो कंपनी को वाइंड अप किया जाएगा। इन केस ऑफ वाइंड अप बाय द ट्रिब्यूनल, अगर कोर्ट जो है वो ट्रिब्यूनल वाइंड अप का ऑर्डर पास करता है, तो लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाएगा, किसके द्वारा, ट्रिब्यूनल के द्वारा। लिक्विडेटर वो पर्सन होगा जो कंपनी के एसेट को बेचेगा, कंपनी की लायबिलिटी का पेमेंट करेगा। एक होता है वॉलंटरी वाइंड अप। वॉलंटरी मतलब इट इंप्लाइज वाइंड अप ऑफ द कंपनी बाय द मेंबर इन द प्री डिटरमाइंड मैनर एंड सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। अब ये दो तरीके का होगा, एक है मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप और एक है क्रेडिटर वॉलंटरी। मेंबर वॉलंटरी वाइंड अप तब होगा जिसके लिए पहले कंपनी को जो है वो क्या करना पड़ेगा, एक सोल्वेंसी स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा, जिसमें कंपनी ये बोलेगी कि यस हम वाइंड अप तो हो रहे हैं, लेकिन हम एबल है, हम अपने डेट का भुगतान करने में क्या है, एबल है, ठीक है। और इसके लिए जो है कंपनी क्या करेगी, एसआर पास करेगी। तो यहाँ पे अपॉइंट किया जाएगा लिक्विडेटर को, उसका रेम्युनरेशन जो है फिक्स किया जाएगा, ठीक है। एक होता है क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप, जब एक डिक्लेरेशन सोल्वेंसी जो नहीं पास किया गया, ठीक है, और रजिस्टर को जो है वो नहीं पास किया गया, ठीक है, और ये मानते हैं कि कंपनी जो है क्या इनसॉल्वेंट है, और वाइंड अप, तो उस वाइंड अप को बोलते हैं क्रेडिटर वॉलंटरी वाइंड अप। अब जब आप वाइंड अप करोगे, सारी एसेट को बेचोगे, पैसा रिसीव होगा, अब आपको लायबिलिटी का पेमेंट करना है, जो भी आपके खर्चे उनको पे करोगे। अब उसका ऑर्डर क्या रहेगा, सबसे पहले लीगल चार्जेस, इसको हम पे करेंगे, फिर लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन जो पे करेंगे। लिक्विडेटर का रेम्युनरेशन हो सकता है कैसे, कमीशन ऑन, जितना वो एसेट को बेच के पैसा रिसीव होगा उस पर उसको कमीशन मिल सकता है। दूसरा कमीशन ऑन अमाउंट पे टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और तीसरा है कमीशन ऑन अमाउंट पेड टू द शेयर होल्डर, जितना भी वो शेयर होल्डर को पेमेंट करेगा उसके ऊपर भी उसका कमीशन बन सकता है। फिर लिक्विडेशन का जो खर्चा है उसका हम पेमेंट करेंगे। फिर डिबेंचर होल्डर को जो है पेमेंट जाएगा। उसके बाद प्रेफरेंशियल जो क्रेडिटर है उनको पेमेंट होगा। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर के अंदर ये सब लोग आएंगे, ठीक है। उसके बाद में जो है फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर इनका पेमेंट होगा। आखिरी में फिर क्या होगा, प्रेफरेंशियल होल्डर का पेमेंट होगा, और लास्ट में क्या होगा, आपके इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। फिर कई बार डिवेंचर होल्डर जो है वो क्या करता है, अपना रिसीवर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है ना। तो फिर अब जो है हम ये डिवेंचर होल्डर जो होते हैं ना, जिन्होंने अपना रिसीवर अपॉइंट कर दिया, तो वो रिसीवर क्या करेगा, जो डिवेंचर मोर्टगेज थे उनके बदले जो भी ऐसा मोर्टगेज थी ना, ये क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। बेचने पर अपने डिवेंचर वालों को पेमेंट करेंगे, और अगर फालतू पैसा बच गया तो वो कंपनी के लिक्विडेटर को पे कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आपका रिसीवर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटरी। कंट्रीब्यूटरी वो पर्सन होते हैं जब कंपनी वाइंड अप हो रही है तो वो लोग जो कंपनी को जो है वाइंड अप के टाइम पे पैसा प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं कंट्रीब्यूटरी। इनकी दो लिस्ट है, लिस्ट ए और लिस्ट बी। लिस्ट ए के अंदर कौन आएगा, जो प्रेजेंट शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, वो है लिस्ट ए में, और लिस्ट बी के अंदर जो है वो कौन आएगा, वो लोग जो कंपनी के शेयर होल्डर थे और 1 साल पहले तक, आज शेयर होल्डर नहीं है, आज से 1 साल पहले तक के जो शेयर होल्डर थे उनको आएगा लिस्ट में। लेकिन लिस्ट में वही शेयर होल्डर आएंगे जो जिनका पार्टली पेड अप शेयर वाले हैं, ठीक है ना। फिर आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर हो गया। तो जब कंपनी वाइंड अप होगी ना, तो कंपनी कोर्ट जो है वो क्या करेगा, जब लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट करेगा तो कोर्ट जो है वो डायरेक्टर को बोलेगा कि आप अपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो क्या करना, लिक्विडेटर को सौंपो। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के अंदर बताया जाएगा कंपनी की टोटल कितनी एसेट है और कंपनी की टोटल कितनी लायबिलिटी है। और जिस दिन कोर्ट का ऑर्डर आ गया उसका 30 दिन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो है वो देना पड़ेगा किसको, लिक्विडेटर को, ठीक है। जिसके अंदर क्या क्या होगा, सारी एसेट्स, लायबिलिटी, ठीक है, इन सब का पता दिया जाएगा, ठीक है। फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में जो लिस्ट होती है तो 8 लिस्ट है। लिस्ट ए के अंदर कौन आएगा, लिस्ट ए में वो सारी एसेट विच आर नॉट स्पेसिफिकली प्लेज, ठीक है, मतलब जो फ्री एसेट है। लिस्ट बी के अंदर क्या आएगा, जो स्पेसिफिकली क्या प्लेज की हुई है, आपने गिरवी के तौर पर रखी हुई है। लिस्ट सी में कौन आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। लिस्ट डी के अंदर कौन आएगा, डिबेंचर होल्डर जिनका फ्लोटिंग चार्ज है। लिस्ट ई में कौन आएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। लिस्ट एफ में प्रेफरेंशियल होल्डर, जी में इक्विटी, और एच में क्या आएगा, डेफिशिएंसी या सरप्लस, ठीक है।
अब फॉलोइंग फर्दर पॉइंट शुड बी नोटेड इन द प्रिपेयरिंग द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। सबसे पहले सरप्लस, इंस्टेड ऑफ डिस्क्लोजिंग डेफिशिएंसी, इस स्टेटमेंट हो सकता है कि वो सरप्लस शो करे बिकॉज मेनी प्रोस्पेरस कंपनी आर आल्सो वाउंड अप, तो इस केस में इट इज नॉट नेसेसरी दैट ओनली इंसॉल्वेंट कंपनी इज वाउंड अप, सरप्लस भी आ सकता है। दूसरा बीपी, जनरली बिल पेबल जो है उसको इंक्लूड किया जाएगा किसमें, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर लिस्ट के अंदर, ठीक है, लेकिन अगर वो सिक्योर्ड है तो लिस्ट बी में भी आ सकते हैं। कंटीजेंट लायबिलिटी, एनी अमाउंट जो एक्सपेक्टेड है टू बी पेड इन रिस्पेक्ट टू द कंटीजेंट लायबिलिटी, उसको लिस्ट ई के अंदर जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। बाकी तो यही था। उसके बाद फिर लिक्विडिटर का लास्ट में क्या बनेगा, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनेगा, ठीक है। इस तरीके का लिक्विडिटी स्टेटमेंट होगी। डेबिट साइड में जहां जहां से पैसा आया वो सब लिखा जाएगा, कैश इन या कैश आउट बैंक जो पड़ा था, फिर एसेट को सेल करके जो पैसा आया वो, फिर अगर मान लो सरप्लस अमाउंट अगर रिसीव हुआ किससे, फ्रॉम सिक्योरिटी क्रेडिटर से, ठीक है, उनका पेमेंट करने के बाद सिक्योरिटी क्रेडिटर थे, उनके बदले में हमने एसेट जो गिरवी तौर पे रखी हुई थी, एसेट बिकी 10 करोड़ की, उनका पेमेंट हुआ सिर्फ 8 करोड़, तो 2 करोड़ जो फालतू बच गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर मान लो शेयर होल्डर से अगर कोई कॉल करिए तो कॉल का पैसा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और डेबिट साइड पे क्या आएगी, सारी की सारी पेमेंट आएगी, लीगल चार्जेस हो गया, लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन हो गया, फिर डिवेंचर होल्डर हैविंग द फ्लोटिंग चार्ज, फिर जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर उनका पेमेंट हो गया, या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर उनका पेमेंट हो गया, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट, और फिर इक्विटी, और लास्ट में उनका बैलेंस जो है वो क्या आएगा, सेम आएगा। इसके बाद है जी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, देखो हम लोग जो है वो कैपिटल रेज करने के लिए क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को जारी करते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर है अपने इंडिया के अंदर आज के डेट में वो इरिडीमेबल नहीं है, तो अपने इंडिया में जो है वो क्या, इंडियन कंपनी जो है वो ओनली रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो है वो जारी करेगी, इशू करेगी, ठीक है। अब उनको रिडीम करना पड़ेगा एक टाइम के बाद में, तो उसका जो है उसके लिए जो प्रोविजन होता है वो है किसके, रिडम्पशन के। तो बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का मतलब होता है कि मींस रिटर्न ऑफ द शेयर मनी टू द शेयर होल्डर, ठीक है, उसको बोलते हैं रिडम्पशन। तो शेयर मनी को क्या करना, शेयर होल्डर को वापस करना, उसको बोलते हैं रिडम्पशन। कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और शेयर व्हिच कैन बी रिडीम्ड बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 20 ईयर। तो इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी 20 साल से ज्यादा के लिए जो है वो प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है ना वो 20 साल से फालतू के जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीम इशू कर सकते हैं, कितने, 30 साल मैक्सिमम, ठीक है। तो बोलते हैं हाउएवर एज पर कंपनी 2013 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कैन इशू प्रेफरेंस शेयर बियॉन्ड 20 ईयर बट नॉट बियॉन्ड 30 ईयर। एंड इन इस केस में कंपनी जो रिडीम करेगी 10%, 20 साल के बाद हर साल उसको 10% जो रिडीम करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक बार कुछ कंडीशन जो आपको फुलफिल करना पड़ेगा, सबसे पहले फुली पेड, जो पार्टली पेड प्रेफरेंस शेयर है उनको हम रिडीम नहीं करेंगे, तो उन्हीं प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किया जाएगा जो कि क्या होंगे, फुली पेड होंगे। तो नो प्रेफरेंस शेयर कैन बी रिडीम अनलेस दे आर फुली पेड। इट हैज बीन मेड कंपल्सरी अंडर सेक्शन 55 कि पार्टली पेड अप शेयर बी ऑलवेज मेड पहले फुली पेड अप बिफोर रिडम्पशन टेक प्लेस। फिर आउट ऑफ प्रॉफिट या न्यू इशू, अब रिडम्पशन के लिए या तो आपके पास पैसा पड़ा होगा, या फिर आप जो है मतलब प्रॉफिट से आप रिडीम करोगे, या फिर आप जो है उनको रिडीम करने के लिए नए इक्विटी शेयर जो जारी कर सकते हो। फिर सीआरआर, अगर आप जो है वो प्रॉफिट से उसको जारी कर रहे हो, मतलब अगर प्रॉफिट से आप पेमेंट करोगे, ठीक है, तो आपको इक्वलाइज बैलेंस जो है वो सीआरआर जो है उसका मेंटेन करना पड़ेगा। आप कौन सा प्रॉफिट है जो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड, ठीक है, जो सीआरआर में जा सकता है, ये सब है, इससे आप सीआरआर मेंटेन कर सकते हो, और ये वो है जो जिससे आप सीआरआर मेंटेन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। इसके बाद एंट्री क्या होगा, जब नए शेयर को इशू किया एट पार पे, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर को पेमेंट करने के लिए पैसा तो है नहीं, तो हमने नए शेयर इशू किया, तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। जब नए शेयर को इशू किया प्रीमियम पे, एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इन केस प्रेफरेंस शेयर को अगर रिडीम करेंगे एट प्रीमियम पे, तो फिर क्या होगा, तो प्रीमियम रिडम्पशन जो है उसको सेट ऑफ किया जाएगा अगेंस्ट द सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, एंड देन द बैलेंस अगर कोई बच गया शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ईदर आउट ऑफ सरप्लस और एनी रिजर्व। तो एंट्री क्या होगा, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट या सरप्लस अकाउंट या डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ठीक है। इसके बाद फिर अपना पेमेंट होगा क्या, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट, और जब पेमेंट हो जाएगा तो एंट्री क्या होगा, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये इसका इलस्ट्रेशन तो देख लेना एक बार, ठीक है। फिर बोनस शेयर, कई बार क्या होता है, कंपनी जो है उसके पास एक्यूमुलेटेड लार्ज रिजर्व जो पड़े होते हैं, बट इट में नॉट बी इन पोजीशन, लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं होती है कि वो कैश डिविडेंड पे कर सके, तो इस केस के अंदर कंपनी जो वो क्या करती है, वो उसका रिजर्व तो पड़े है लेकिन कैश में प्रॉफिट नहीं पड़ा, तो कंपनी जो है वो क्या करेगी, बोनस शेयर जारी कर देगी। अब दो तरीके हैं बोनस देने के, एक तो क्या है, बाय वे ऑफ मेकिंग एग्जिस्टिंग जो एक्सिस्टिंग पार्टली पेड अप शेयर है उन्हीं को क्या करना, फुली पेड अप करना, या नए फ्री फुली पेड अप शेयर जो वो क्या करना, जारी कर देना, ठीक है। अब सोर्सेज क्या है, जो बोनस शेयर आप जारी करोगे उसके लिए आप पैसा कहां से आएगा, ठीक है। तो सोर्सेज पे एक तो सीआरआर,
ठीक है, जो आपने क्रिएट किया था एट द टाइम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इसको यूज कर सकते हो। ये सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप जो है यूज कर सकते हो। इन दोनों पैसों को तो आप यूज करेंगे ओनली क्या करने के लिए, फुली पेड बोनस शेयर जारी करने के लिए। और ये जो अकाउंट पैसा है, सरप्लस अकाउंट हो गया या कोई फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व हो गया, डेवलपर रिबेट रिजर्व हो गया, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व हो गया, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, इस पैसे को आप जो है वो यूज कर सकते हो क्या करने के लिए, जो आपके पार्टली पेड शेयर है उनको फुली पेड बनाने के लिए। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होगा, सबसे पहले रिजर्व एंड प्रॉफिट जिसको यूज किया डिक्लेयर करने के लिए बोनस शेयर, उसको डेबिट किया जाएगा एंड बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट उसको क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या होगा, जो भी जिस भी रिजर्व को हमने यूज किया है वो डेबिट टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। फिर बोनस का पेमेंट होगा, बोनस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर बोनस को यूटिलाइज किया बाय मेकिंग एक्जिस्टिंग पार्टली पेड शेयर को ही फुली पेड बनाने के लिए, तो पहले एंट्री करो, ड्यू की एंट्री करेंगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और फिर बैंक की जगह क्या हो जाएगा, मतलब वैसे एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, लेकिन अब यहां पे जो एंट्री होगा वो क्या होगा, बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को डेबिट करने के बजाय यहां पे हम क्या करेंगे, हम बोनस टू शेयर होल्डर अकाउंट को जो डेबिट करेंगे। ओके जी सर, ये सब था बोनस का ट्रीटमेंट। बहुत ही डेप्थ के अंदर हमने हर चीज पढ़ी थी, बस आपको एक बार थोड़ा सा मेरे को रिमाइंड करवाना था, वो हमने कर लिया। तो ये था अपना चैप्टर नंबर 3 कंपनी अकाउंट का। ठीक है, इसको हमने कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो वो पढ़ेंगे अपना होल्डिंग का टॉपिक। ठीक है, जो होल्डिंग कंपनी जो है, ठीक है, तो उसका पूरा का पूरा प्रोविजन क्या कुछ है उसको करेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, तो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। ओके, लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और बाकी हमारा जो रिवीजन बैचेस है वो अभी हमारे चल रहे हैं, तो अगर आप चाहे तो उनको आप बाय कर सकते हैं। ऐप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप लोग कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार इतना करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।